अप्पा को कॉफी दे आओ सरन्या, शायद उनकी नाराजगी कुछ कम हो जाए। हद करती हो अम्मा, मैं मनाऊं उन्हें। एक तो मेरी पसंद के लड़के से शादी से इनकार कर दिया, ऊपर से अपने फ्रेंड के बेटे को यहाँ हफ्ते भर रहने को बुला लिया। मुझे पता नहीं है क्या कि ये सब हो क्यों रहा है। नाराज तो मुझे होना चाहिए और मुंह फुलाकर वो बैठे हैं। सरन्या, जिद नहीं बेटा, उन्होंने जो किया वो सोच के ही किया होगा। और उनके फ्रेंड का बेटा तो यहाँ, ये तो सच में हद है माँ। सरन्या माँ की पूरी बात सुने बिना ही झीकती हुई पापा को कॉफी देने चली गई और दी क्या ठप से उनकी मेज पर कॉफी का गिलास पटक कर सीधी वो तो घर से बाहर ही निकल गई। सरन्या बचपन से ही अर्जुन को पसंद करती थी। दोनों साथ साथ पहले स्कूल और फिर कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़े थे। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को साफ सीधे लफ्जों में प्यार का इजहार नहीं किया था, फिर भी अर्जुन की नजरों से, बातों से, शरारतों से हर समय उसके अबोले प्यार की खुशबू बेअख्तार आती रहती थी। सरन्या अर्जुन के माथे पर लहराती आवारा लटों से लेकर उसके भोलेपन और सादगी जैसी हर बात पर फिदा थी। उसे अर्जुन के साथ बहुत ही सहज, सेफ और कंफर्टेबल महसूस होता था। वो काफी दिनों से सोच भी रही थी कि मम्मी पापा से बात करे इस बारे में, क्योंकि उसका कॉलेज खत्म हो चुका था। अब तो रिश्ते भी आने लगे थे उसके लिए। इसी परेशानी को समझते हुए उसने कनाडा में बसी अपनी बड़ी बहन लावण्या से अर्जुन के बारे में बात भी करी थी। और असल प्रॉब्लम तो उसके बाद ही शुरू हुई थी। लावण्या अर्जुन को अच्छी तरह से जानती थी, पर उसे अर्जुन इतना पसंद नहीं था शायद, जितना कि सरन्या को था। लावण्या ने ना जाने किस ढंग से बात की पापा और मम्मी से कि उन्होंने तुरंत ही उसके लिए आए हुए रिश्तों पर सीरियसली सोचना शुरू कर दिया। क्या हुआ सरन्या, तू यहाँ अकेली क्यों बैठी है? मुझे पहले ही बुला लिया होता यार। यहाँ अकेली बैठी परेशान हो रही है तू। गायत्री ने जब पीछे से उसके कंधे पर हल्की सी थपकी दी तो बहुत देर से दिल में घुटी घुटी रुलाई तेज सिसकी के साथ फूट पड़ी। उसे पता ही नहीं चला कि कब तक वो गायत्री की गोद में मुंह छिपाकर सिसकती रही। गायत्री, मैं क्या करूं अब? अप्पा अभी तो कुछ सुनने की हालत में नहीं है, और अर्जुन से भी क्या पूछूं अब, जब मेरे घर वाले ही राजी नहीं हैं। अच्छा अच्छा, सुन मेरी बात, देख सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़ा समय लगेगा पर सब ठीक हो जाएगा सरन्या। गायत्री आंसुओं से भीगे सरन्या के सांवले चेहरे पर इधर उधर भटकी हुई सी भीगी काली काली जुल्फों को कानों के पीछे करती हुई पुचकारने लगी। उसे भी कहाँ समझ आ रहा था कि इस स्थिति में क्या करे। सरन्या की बात भी सही थी, जब उसके घर वाले तैयार ही नहीं थे इस इंटरकास्ट और इंटर स्टेट मैरिज के लिए, तो वो अर्जुन से भी क्या पूछे, क्या कहे। सरन्या एक दक्षिण भारतीय रूढ़िवादी परिवार से संबंध रखती थी। उसके पिता एक मंदिर के पुजारी थे और माँ लड़कियों के स्कूल में शास्त्रीय संगीत और नृत्य सिखाती थी। वो खुद भी गांव के ही एक प्राथमिक स्कूल में टीचर थी। उसके पिता ने कभी भी अपनी दोनों बेटियां लावण्या और सरन्या को पढ़ाने लिखाने और नृत्य संगीत की शिक्षा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि तुमने लावण्या से बात की थी ना, तो उसने अंकल को कुछ नहीं बताया अब तक? उसी के बताने का तो ये अंजाम है गायत्री। पता नहीं उसने किन शब्दों और लहजे में ये बात पापा को बताई। चुगलखोर कहीं की, तुम ही कहो, मैंने कभी उसकी शादी के मामले में टांग अड़ाई थी अपनी? गायत्री को हंसी आ गई ये बात सुनकर। इन दोनों बहनों की उम्र में 10 साल का अंतर था। लावण्या की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसके पापा ने उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से अपनी बिरादरी में जानकर लोगों में ही की थी। तब सरन्या सिर्फ 12 साल की बच्ची थी। तुम हंस क्यों रही हो? वो इसलिए जान मेरी कि तुम अगर लावण्या की शादी में टांग अड़ाते भी तो एक 12 साल की बच्ची की छोटी सी टांग को देखना किसने था। इस बार सरन्या भी मुस्कुराई थी। अच्छा, अब घर चलो, सब फिक्र करते होंगे तुम्हारी। और फिर निक्की का भी तो सोचो, वो तो तुम्हारे बिना सबकी नाक में दम कर देगी। हाँ, शादी के 2 साल बाद ही लावण्या के डॉक्टर पति की नौकरी कनाडा में लग गई और वो वहीं सेटल्ड हो गई थी। पहले साल 2 साल में ही वो यहाँ आती थी, पर हाँ, 3 साल पहले वो अपनी 5th में पढ़ने वाली बेटी का एडमिशन यहाँ जरूर करवा गई थी, क्योंकि कनाडा में निक्की उन दोनों के बिजी होने के कारण बहुत ही अकेलापन महसूस करती थी। जबकि यहाँ तमिलनाडु में आकर अपने नाना नानी और सरन्या मासी के साथ उसे बहुत ही अच्छा लगता था। आज घर में जमकर सफाइयां हो रही थी सुबह से। मम्मी के बनाए हुए स्पेशल रसम, इडली और मैसूरी डोसे को सोच सोच कर सरन्या और निक्की के मुंह में पानी भरा जा रहा था। शाम को पापा के फ्रेंड का बेटा आने वाला था, जिसे पापा ने लावण्या से बात करने के बाद हफ्ते भर को अपने घर पर रुकने को बुला लिया था। वो कौन था, क्या था, कहाँ से आ रहा था, क्यों आ रहा था,
शरण्या को कुछ पता ही नहीं था और उसने गुस्से में पिछले 3 दिन में ये सब कुछ जानने की कोशिश भी नहीं की थी। गायत्री ने कल पूछा भी था कि कौन है ये बंदा, नाम क्या है। मुझे नहीं पता, पापा के फ्रेंड का बेटा है। नाम का क्या है, होगा कोई वेंकटेश्वर या सुब्रमण्यम। और रहेगा कहाँ, निक्की के कमरे में, और निक्की मेरे कमरे में। वरना मम्मी ने तो हफ्ते भर के लिए मेरा कमरा ही उसे देने का प्रोग्राम बना लिया था। गुस्सा तो शरण्या को बहुत ही आ रहा था अब आने वाले अजनबी मेहमान पर, लेकिन उसने पापा मम्मी से गुस्से में जो बोलचाल बंद कर रखी थी, इसलिए अब वो कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। शाम होते ही पापा बाहर चले गए थे और जब देर रात तक नहीं लौटे तो शरण्या को मम्मी से पूछना ही पड़ा, आया नहीं अभी तक पापा के फ्रेंड का बेटा। फ्लैट तो आ चुकी होगी अब तक, पर एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में भी तो समय लगता है ना बेटा। तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ, मैं डिनर करा दूंगी तुम्हारे पापा और रोहन को। रोहन? कौन रोहन? रोहन तुम्हारे पापा के फ्रेंड शंकर अंकल का बेटा। और कौन? तुमने बहुत पहले देखा था उसे, इसलिए याद नहीं होगा तुम्हें। वही तो आने वाला था कनाडा से 1 हफ्ते के लिए। और आ क्यों रहा है वो? डिंग डोंग, दरवाजे की डोरबेल की आवाज ने माँ बेटी की 1 हफ्ते बाद शुरू हुई बात का तारतम्य तोड़ दिया। शरण्या ने उठकर दरवाजा खोला तो सामने पापा खड़े थे। आओ रोहन आओ, अपना ही घर समझना और कोई फॉर्मेलिटी और हिचक मत रखना अपने मन में। पापा ने घुसते घुसते ही सारी हिदायत दे डाली आने वाले मेहमान को। शरण्या का फूला हुआ मुंह देख पापा ने उस समय उसे रोहन से इंट्रोड्यूस करवाना ठीक नहीं समझा, लेकिन जब वो पानी लेकर आई तब उसका सामना हुआ रोहन से। एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी का मालिक और बहुत ही शांत मिजाज लग रहा था देखने से तो। रोहन, ये हमारी छोटी बेटी है शरण्या, लवण्या की छोटी बहन। ये एक प्राइमरी स्कूल में टीचिंग करती है। मतलब 2 बातें तो क्लियर थीं कि ये बंदा लवण्या को जानता था और कनाडा से आया था, पर क्यों? खैर ये भी पता चल ही जाएगा। शरण्या को संतुष्टि हो गई थी इसे देखकर, क्योंकि ये इंसान ऐसा लग रहा था जिससे शायद वो अपने मन की बात कह सकती थी। अर्जुन के बारे में उसे बताकर उससे हेल्प भी ले सकती है, जैसा कि शरण्या को उम्मीद थी। पापा ने सुबह सुबह ही उसे ये जिम्मेदारी सौंप दी कि रोहन को आसपास का इलाका और मंदिर में दर्शन कराकर ले आना। शरण्या अंदर तक सुलग उठी थी। उसे आए हुए भी अभी चंद घंटे नहीं हुए हैं और पापा ने मुझे इसके आगे पीछे घूमने की नौकरी पर लगा डाला है। हद है, अब कहाँ गए इनके सारे संस्कार? लड़के और लड़की के बीच सीमा और गरिमा के उल्लंघन का ज्ञान खुद ही अपनी बेटी को ऑफर किए जा रहे हैं एक जवान जहान लड़के के सामने, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये विदेश से आया है। अमीर भी होगा ही, अच्छी नौकरी भी होगी इसे, सबसे बढ़कर कि ये उनकी लाडली लवण्या की पसंद है, सिर्फ इसलिए ही ना। नहीं तो ये भी तो तमिल नहीं है, फिर इसे क्यों पसंद किया जा रहा है मेरे लिए? ठीक है अप्पा, मैं ले जाऊंगी उसे देवी दर्शन के लिए। गायत्री को भी बोल दिया है मैंने, वो भी साथ चलेगी हमारे। कमाल है, पापा ने शरण्या की इस बात पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, वरना ऐसी स्थिति में तो लड़के लड़की को अकेले घूमने फिरने का मौका दिया जाता है। लगता है लवण्या ने पापा को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी होगी। थोड़ी देर बाद अम्मा के हाथ के बने चावल रसम और कॉफी डकारने के बाद शरण्या रोहन को लेकर मंदिर की ओर चल दी। बीच रास्ते में उन्हें गायत्री भी मिल गई। एक छोटे से परिचय के बाद वो तीनों मंदिर तक पहुंच गए थे। लगता था रोहन ने पहली बार इतने ऊंचे ऊंचे आकर्षक रंग बिरंगे मंदिर और उनकी लुभावनी मूर्ति कला देखी थी। तभी तो उसकी नजरें मंदिर के शीर्ष पर बनी मूर्तियों और ऊंचे ऊंचे लंबे चौड़े गलियारों से हटी नहीं रही थी। यार है तो स्मार्ट, तमिल का तो नहीं लगता है फिर। तुम मुंह बंद रखो यार, पहले ही दिमाग खराब है मेरा इसे देख देख कर। क्यों दिमाग क्यों खराब है? कितना स्मार्ट तो है, अमीर भी लगता है। तभी तो मेरे पास एक भी कारण नहीं है इसके लिए मना करने को। तभी तो सोच रही हूँ कि क्या करूँगी क्या कहूँगी। जब रिश्ते के लिए मना करना होगा तो कोई तो वजह हो यार, कोई तो वजह पैदा करो। अभी शरण्या और गायत्री बात ही कर रही थी कि सामने से रोहन आता हुआ दिखाई दिया। सफेद धोती में ऊपर के हिस्से पर भी सफेद दुसाला सा ओढ़ा हुआ था उसने। सिर से पैर तक पानी से तरबतर, लगता था कोई प्रण लिया था इसने या कोई मन्नत मांगी थी देवी के सामने। इस समय उसे देखते ही कोई भी साफ तौर पर कह सकता था कि यहाँ का ही बासिंदा था। यहाँ का मतलब इसी मिट्टी का, यहीं का पला बड़ा, यहीं इसी दक्षिण भारत की सौंधी मिट्टी की खुशबू से जुड़ा हुआ। पल भर के लिए तो क्या गायत्री और क्या शरण्या अपनी पलकें झपकाना ही भूल गईं। यार क्या लग रहा है ये? मेरा मतलब पक्का तमिल लग रहा है ना? लग तो रहा है,
पर यार क्यों लग रहा है? हटा इसे मेरी आंखों के सामने से गायत्री। गायत्री को सरन्या का बिहेवियर कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा चल इतना तो बता कि अब मैं करूं क्या? मेरी मान तो भगवान का नाम ले और पहला मौका मिलते ही इसे अर्जुन के बारे में बता दे, ताकि जो भी इसका दिल विल सपने वपने टूटने हैं वो अभी टूट जाएं। बात तक खींचेगी तो इस बेचारे को भी ज्यादा दुख होगा ना। हाँ पर एक बात तो बता गायत्री, तुझे क्यों इस बेचारी की परवाह हो रही है? तू मेरी दोस्त है या इसकी? दोस्त तो मैं तेरी ही हूँ यार। अच्छा चल अभी ये आ ही रहा है हमारी ओर, तू पहले मौके में ही चौका मार दे और सब बता डाल इसे। ऑल द वेरी बेस्ट। रोहन कपड़े बदलकर वापस अपने पहले वाले रूप में आ चुका था और उन्हीं की तरफ बड़ा चला आ रहा था। अप्पा ने कहा था तुम्हें थोड़ा घुमाना भी है, बताओ कहाँ चलोगे? पास में एक पार्क है, वहां चलना चाहोगे तुम? ओके। कंधे उचकाते हुए रोहन ने बेपरवाही से बोला, जैसे उसे कुछ पड़ी ही नहीं थी और वो हर जगह चलने के लिए तैयार था। रोहन इधर नहीं उधर। सरन्या ने उल्टी दिशा में उंगली से इशारा किया और रोहन फिर उसी बेपरवाही से दूसरी ओर मुड़ गया। बड़ी देर तक पार्क में एक ही बेंच पर बैठा बैठा न जाने वो क्या ही सोचे जा रहा था। यार ये तुझ में इंटरेस्टेड है भी, मुझे तो लगता है इस पर भी ये रिश्ता जबरन थोपा जा रहा है। वरना देखना, एक भी बार ना तो इसने तेरी ओर नजर उठाकर देखा है और ना ही तुझसे बात करने की कोशिश की है। नहीं नहीं, एक दो बार तो इसने देखा है मेरी तरफ। हाँ हाँ, जब तेरा मुंह दूसरी तरफ था ना तब देखा था इसने मुझे। पर हाँ, लग तो मुझे भी कुछ अजीब सा रहा है। शायद ये बातें कम करता होगा। पहले तो तू एक बात बता मुझे, तू यहाँ बैठी यही सोच रही है कि इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, या फिर ये सोच रही है कि उसे अपने पीछे कैसे लगाया जाए? बात तो सही थी गायत्री की। इस समय सरन्या कुछ कंफ्यूज थी शायद, तभी तो उन पॉइंट्स पर फोकस कर रही थी जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि रोहन उसमें इंटरेस्टेड है, या फिर शायद ये खूबसूरत, अक्लमंद और मल्टी टैलेंटेड लड़की के अहम पर चोट थी कि एक लड़का खूबसूरत से पार्क में बैठा हुआ उसको रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा है। अब बता भी चाह क्या रही है? उसे भगाना है या पास बुलाना है? भगाना है। ये बात कहते हुए कुछ जोर सा लगाना पड़ा था उसे अपनी आवाज को। सच बात तो ये है कि जैसे दुकान पर जाकर हम सैकड़ों चीजों में से दो तीन का सिलेक्शन तो झट से कर लेते हैं, पर फिर उन तीन में से एक को चुनना बड़ा भारी काम होता है। यही काम रिश्तों के साथ भी हो जाता है कई बार। दो लोग इतने करीब टक्कर के मिल जाते हैं कि उनमें एक के साथ होना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अब चीज हो तो कोई दोनों भी खरीद ले, पर रिश्ते का क्या करे कोई? तो फिर चल अभी बता दे उसे अर्जुन के बारे में। हाँ तू भी आजा मेरे साथ। थोड़ी देर में ही दोनों रोहन के सामने खड़ी थीं। एक बात बताओ, तुम तो तमिल के नहीं हो ना? फिर तुमने मंदिर में हमारी जैसी पूजा क्यों की? तुम्हें किसने कहा कि मैं तमिल नहीं हूँ? मेरे अम्मा अप्पा दोनों यहीं के हैं, पर वो शादी के बाद कनाडा शिफ्ट हो गए थे। मैं वहीं रहा हूँ सारी जिंदगी, इसीलिए यहाँ का कल्चर मेरे लिए नया है और मैं यहाँ की मिट्टी के लिए अनजान हूँ। गायत्री और सरन्या दोनों हैरान थीं रोहन की बात सुनकर। सरन्या ये तो तमिल का भी है, तभी तो तेरे अप्पा को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। हाँ मैं भी यही सोच रही हूँ। मेरी मान एक पल भी देर ना कर, अब चल बता दे सब कुछ एक ही सांस में से। सरन्या ने देखा रोहन फिर से पहले की तरह शांत होकर बड़ी तन्मयता से आसपास देख रहा था। अच्छा रोहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। दरअसल मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए साफ साफ ही कहती हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इसलिए तुम इस रिश्ते से इनकार कर दो। क्या? लेकिन मैं तो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो तुम। मैं किसी और को पसंद करती हूँ, उसका नाम अर्जुन है और हम दोनों पिछले कई साल से स्कूल कॉलेज में साथ साथ ही पढ़ते रहे हैं। लेकिन तुम ये सब मुझे क्यों? मैं जानती हूँ रोहन, ये सब बातें मुझे अपने पापा को बतानी चाहिए, पर मुझे नहीं लगता कि इस समय वो मेरी कोई बात सुनेंगे। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अगर कोई भी बहाना बनाकर मुझसे शादी से इनकार कर सको तो मेरे लिए अर्जुन से शादी करना आसान हो जाएगा। इस समय रोहन बिना रुके बोलती हुई सरन्या को हैरानी से इस तरह घूर रहा था जैसे वो कोई पागल हो जो कुछ भी अनाप शनाप बकवास किए जा रही हो। देखो मैं मानती हूँ कि तुम इतनी दूर से सिर्फ मेरे लिए, मतलब मुझसे शादी करने के फैसले के लिए ही आए हो, पर मैं मजबूर हूँ और मैं अर्जुन को इतना पसंद करती हूँ कि तुम्हें या किसी और को इस जीवन में तो कभी भी पसंद नहीं कर पाऊंगी शायद। सट अप, चुप करो तुम, ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं क्यों तुमसे शादी करने लगा? मुझे क्या पड़ी है कि तुम अर्जुन को पसंद करती हो या करण भीम या किसी कृष्ण को?
कुछ पता भी है मैं कनाडा से यहाँ क्यों आया हूँ? मैं यहाँ अपने पिता की अस्थियां प्रवाहित करने आया हूँ, जिनका अभी पिछले ही हफ्ते देहांत हुआ है। उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ मंदिरों में पूजा अर्चना और दान करने आया हूँ, और कुछ रूठे हुए रिश्तों को मनोहार से मनाकर फिर से जोड़ने आया हूँ। लेकिन तुम न जाने इतनी देर से क्या बकवास किए जा रही हो। दोनों लड़कियां शांत से दिखने वाले रोहन का रौद्र रूप देखकर हक्की बक्की रह गई थीं। अब तो दोनों के मुंह से आवाज भी फुसफुसाहट के रूप में निकल रही थी। शरण्या, ये क्या कह रहा है? ये तो तेरे लिए आया ही नहीं है। तूने अपने साथ साथ मेरी भी फजीहत करवा डाली बेकार से। सारी यार, अब तो मुझे भी बहुत शर्म आ रही है। इसने अगर घर पर ये सब बातें बता दी तो मैं अप्पा अम्मा को भी फेस नहीं कर पाऊंगी। अब क्या घुसर फुसर कर रही हो तुम दोनों? बताओ मुझे। कल रात से अभी तक मैंने तुमसे एक भी ऐसी बात कही कि तुम्हें लगे मैं तुम्हारे लिए आया हूँ? बात तो छोड़ो, मैंने तो तुम्हें ढंग से देखा तक नहीं, और तुम न जाने क्यों दिन में ही सेक्स चिल्ली की तरह सपने देखने में लगी हुई हो। शरण्या को लग रहा था कि बात और बेइज्जती कुछ ज्यादा ही हो गई है, इसलिए उसने कान पकड़ने में ही भलाई समझी। सॉरी सॉरी रोहन, सच में सॉरी, बिल्कुल बड़ा वाला सॉरी। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ क्यों आए हो। असल में अप्पा और अम्मा से मैं पिछले एक हफ्ते से नाराज थी, क्योंकि वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। ऐसे में जब मुझे पता लगा कि तुम एक हफ्ते रहने आ रहे हो हमारे घर, तो मुझे लगा जाल मेरे लिए ही बिछाया जा रहा होगा। सॉरी, प्लीज तुम ये बात किसी को नहीं बताना, वरना मेरी बहुत डांट पड़ेगी। मजाक बनेगा सो अलग। उसे इस हालत में देखकर रोहन का गुस्सा छूमंतर हो गया, और वो मिनट भर में ही एकदम सहज हो गया। दोपहर तक शरण्या और रोहन घर आ चुके थे और अम्मा के हाथों की बनी नारियल चटनी के साथ डोसा खाने में मशगूल थे। माँ का प्यार रोहन पर कुछ ज्यादा ही बरस रहा था। इस समय शरण्या को इस बात पर ज्यादा गुस्सा नहीं आ रहा था। दोपहर के खाने के बाद शरण्या निक्की को साथ लेकर सोने चली गई। जब शाम को उसकी आंख खुली तो देखा घर में रोहन को लेकर ढूंढ मची हुई है, और वो महाराज देर रात तक लौटा तो सबने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं और पलकें भीगी हुई। शरण्या को उसकी उतरी हुई सूरत देखकर बहुत बुरा लग रहा था। वो जानना चाहती थी कि आखिर वो इस अनजान जगह पर कहाँ था और क्या हुआ था उसके साथ। लेकिन पापा ने उसके साथ ड्राइंग रूम में ही अपना पलंग बिछवा लिया और उससे बातें करने लगे। शरण्या ने खाना परोसने के बहाने उनकी बात सुनने की कोशिश की, पर माँ ने उसे निक्की के पास भेज दिया और खुद खाना परोसने चली गई। शरण्या के पेट में रोहन से जुड़ी सारी बातें जानने का दर्द बड़ी जोर से उठने लगा था। जैसे ही निक्की सोई, उसने तुरंत ही गायत्री को फोन मिलाया। यार सुन, कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम है। आज तो वो बहुत ही अपसेट लग रहा है। सच पूछूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसे ऐसे देखकर। क्यों, क्या हुआ अर्जुन को? क्या अर्जुन, उसे क्या होना है? वो तो अपने कजिन की शादी में दिल्ली गया हुआ है, मजे ही कर रहा होगा। तो फिर कौन अपसेट है इतना जिसे तुमसे देखा नहीं जा रहा है भाई? अरे रोहन, पता है वो शाम को कहीं चला गया था, और जब लौटा उसकी आंखें एकदम लाल थीं, जैसे कि रोया हो। तुम पागल तो नहीं हो शरण्या, या फिर मुझे पागल करने की कोशिश में हो? अर्जुन की बातें करते करते ये अचानक रोहन कहाँ से आ गया पिक्चर में? तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? यार मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो तुम फोन रखो अभी। शरण्या फोन रखते ही मम्मी के कमरे में पहुंची और उन्हें तेल की शीशी पकड़ाते हुए अपने लंबे बाल खोलकर उनके सामने बैठ गई। मम्मी एक बात बताओ, ये रोहन को क्या हुआ है? कहाँ गया था ये? क्यों, तुम्हें क्या करना है कि वो कहाँ गया था और उसे क्या हुआ है? कल तक तो तुम उसके नाम से भी चिढ़ रही थी। बताओ ना माँ, प्लीज 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 माँ। शरण्या माँ की बाहें पकड़कर जबरदस्ती उन्हें पेड़ की डालियों की तरह हिलाने लगी। देखो बेटा, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि रोहन के मम्मी पापा दोनों ही तुम्हारे पापा के पुराने दोस्त हैं। वो तीनों ही लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शरण्या ध्यान से इस तरह सुन रही थी जैसे किसी सुपरहिट मूवी की स्टोरी हो। तुम्हारे पापा पैसे की कमी के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते। अगर समय समय पर रोहन के मम्मी पापा ने रुपए पैसे से उनकी मदद ना की होती तो इसीलिए तुम्हारे पापा उन्हें सारी ही जिंदगी बहुत ही मानते रहे हैं। और ये कि जब साथ साथ पढ़ते पढ़ते रोहन के मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार कर बैठे और पूरा गांव और समाज उनका दुश्मन हो गया, तो तुम्हारे पापा ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मंदिर में उनकी शादी कराई, और तब तक उन्हें अपने घर में छुपा कर रखा जब तक कि उनका विदेश में रहने का बंदोबस्त नहीं हो गया। सच में अम्मा, और बताओ ना। और ये कि जब लावण्या शादी के बाद माधव के साथ कनाडा में बसने के इरादे से पहुंची,
तो रोहन के मम्मी पापा ने उनकी बहुत मदद की थी। यहाँ तक कि निक्की के पैदा होने के समय भी रोहन की माँ वैष्णवी ने लावण्या को बिल्कुल माँ की तरह संभाला था, क्योंकि उस समय हम लोग वहां नहीं पहुंच सके थे। ये सब मुझे क्यों नहीं पता मम्मी? वो इसलिए बेटा, क्योंकि निक्की की पैदाश के समय तुम केवल 13 साल की बच्ची थी। तुमसे ये सब डिस्कस नहीं किया जा सकता था ना। मम्मी ने सारण्या के बालों में तेल लगाते लगाते उसके बालों को पीछे की ओर खींचा। मम्मा छोड़ो ना, बाल दुखता है। अच्छा ये बताओ कि आज इसे क्या हुआ है? बेटा हुआ होगा कुछ, हमें क्या, तुम्हारे अप्पा देख लेंगे ना। अभी अभी इसके पापा की डेथ हुई है। मम्मी भी काफी बीमार है इसकी, इसीलिए भी परेशान हो सकता है ना। वैसे तुम इतनी खोजबीन क्यों कर रही हो? सारण्या ने कुछ जवाब नहीं दिया इस बात का, और उसकी जिज्ञासा भी अभी शांत नहीं हुई थी। वो सोच चुकी थी सुबह जल्दी उठकर सीधे रोहन से ही सारी बात पूछेगी। रात भर बेचैनी से करवटें बदलती सारण्या की आंखों में नींद कहीं जाकर सुबह के 4 बजे आई। 2 घंटे बाद ही दुश्मन अलार्म बज गया। अलसाई सी आंखों ने एक बार कहा, सो जाओ सरन्या, पर मन में उठती रोहन की रोती हुई लाल आंखें चिंता ने कहा, तुमको उठना ही होगा। उठोगी तभी तो कारण जान पाओगी। सरन्या ने देखा कॉफी का ग्लास हाथ में लिए रोहन विचारों के भंवर में डूबा घर के बाहर हरी घास पर चहलकदमी कर रहा है। तुमसे एक बात पूछूं? नहीं। अरे नहीं कैसे? इतना स्पष्ट मना भी कोई करता है भला? खैर मम्मी ने मुझे कल तुम्हारे मम्मी पापा की शादी और उनके कनाडा में सेटल होने की स्टोरी बताई थी। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ किसे मनाने आए हो? तुम्हें क्या लेना देना है इससे? रोहन का मन इस समय बिल्कुल भी बात करने का नहीं था, पर सरन्या को शायद अभी भी सब कुछ जानने की जिद सी हो गई थी। नहीं लेना देना कुछ नहीं, पर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते हो मुझे। आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं ना। दोस्त? और मुझे बताओगी तुम कि हम ये दोस्त कब बने हैं वैसे? अच्छा दोस्त ना सही, इंसान सही। ये स्टेटमेंट कैसी रहेगी कि इंसान ही इंसान के काम आता है? रोहन ने झल्ला कर देखा सारन्या की ओर, जो कि कंधे और आंखें उचकाती हुई उसी की ओर देख रही थी। वो समझ गया कि अपनी मम्मी से आधी अधूरी बात सुनकर ये पूरी बात जानने के मूड में आ चुकी है। अच्छा क्या जानना चाहती हो तुम? बोलो, तुम यहाँ क्यों आए हो? कल कहाँ गए थे? उदास क्यों थे इतना? मेरी मम्मी पापा ने उस जमाने में समाज के कड़े विद्रोह के बावजूद लव मैरिज की थी। वैसे तो उन दोनों के ही घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, फिर भी मेरे दादा दादी ने मेरे जन्म के बाद उनके रिश्ते को मंजूरी दे दी थी। पर मेरी मम्मी मेरे नाना नानी के प्यार के लिए सारी जिंदगी तरसती रही। उनके माता पिता ने उन्हें कभी माफ नहीं किया। रोहन की आंखें फिर भीगने को आतुर हो गई थीं। सरन्या, मैंने अपनी मम्मी को हमेशा एक अफसोस, एक अपराध बोध में जिंदगी गुजारते हुए देखा है। पापा के जाने के बाद तो वो खुद को और भी ज्यादा दोष देने लगी हैं। मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि कैसे भी करके नाना नानी की जिंदगी में उनको पहले वाली जगह, पहले वाला प्यार और मान सम्मान दिलाकर रहूंगा। तो मेरा मतलब कि कहाँ रहते हैं तुम्हारे नाना नानी? मुझे भी बताओ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ रोहन। सबसे पहले तो हम उनका पता लगाते हैं। तुम्हारे पापा ने उनका एड्रेस पहले ही बता दिया है मुझे। वो पड़ोस के ही गांव में तुम्हारी बुआ अम्मा के बाजू वाले घर में रहते हैं। क्या वो कृष्णन फैमिली? अरे वो लोग तो अच्छे खासे झगड़ालू लोग हैं, कभी बुआ अम्मा से सीधे मुंह बात तक नहीं करते। हाँ, घर के दोनों बुजुर्ग बहुत अच्छे हैं, वो झगड़ालू नहीं हैं। उनकी परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा बना दिया है। असल में वो आज तक मेरे मम्मी पापा की शादी में तुम्हारे पापा के अहम योगदान को भूले नहीं हैं, और तुम्हारी बुआ अम्मा से भी इसी बात का झगड़ा है कि वो तुम लोगों की रिश्तेदार हैं। ओह अब समझी, तो कल शाम तुम वहीं गए थे? तुम्हारे दोनों मामाओं ने तुम्हारी टांगे नहीं तोड़ी? नहीं, मैंने झूठ बोला कि किसी को ढूंढ रहा हूँ, और भटकते भटकते इस गांव में आ गया हूँ। इसके बाद नानी ने कुछ नहीं पूछा, मुझे अंदर ले जाकर कॉफी पिलाई, खाना खिलाया, मेरे चेहरे को ध्यान से देखते हुए बहुत सी बातें भी की, और मेरे सर पर प्यार से हाथ भी फेरा। फिर तुम दुखी क्यों थे? ड्राइंग रूम में मेरी मम्मी की बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिस पर फूलों का हार चढ़ा हुआ था। पूछने पर बताया कि सालों पहले गुजर चुकी थी उनकी इकलौती बेटी सरन्या। मेरी माँ ने पिछले 25 सालों में उन्हें पल पल अपनी यादों में जिंदा रखा, और उन लोगों ने मेरी माँ के कनाडा जाते ही उनका श्राद्ध कर दिया। गंगा नहा लिए वो।
शरण्या को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। वो रोहन के दर्द का अंदाजा अब आसानी से लगा सकती थी। पता नहीं क्यों इस समाज में दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसास, जिसे लोग प्यार कहा करते हैं, के नसीब में दुख ही दुख क्यों है। क्या फर्क पड़ता है अगर कोई इंसान अपने प्यार को पाने के लिए कुछ नियम, कुछ बंदिशें, कुछ दीवारें तोड़कर अपनी जिंदगी खुशी से जी ले। आखिर प्यार ही तो किया है। अब क्या ये इतना बड़ा जुर्म है, गुनाह है कि उस इंसान को अपनी जिंदगी से ही हमेशा के लिए ही निकाल दिया जाए, उसे मरा हुआ घोषित कर दिया जाए। तुमने कुछ सोचा रोहन, क्या करना है अब? नहीं। गुड, तो चलो खड़े हो जाओ, क्योंकि मैंने सोच लिया है। चलो जल्दी से अपना सामान पैक करो। क्या तुम्हें दौरे पड़ते हैं क्या कभी कभी? बिना कुछ भी सोचे समझे कुछ भी करने लग जाती हो। रोहन, ज्यादा सोचने से फैसले कमजोर हो जाते हैं, ऐसा मेरे पापा कहते हैं। खैर मैं तुम्हें बताती हूँ हमें क्या करना है। देखो, हम बुआ अम्मा के घर चलेंगे रहने, और मैं कहूँगी तुम मेरी बहुत अच्छी सहेली के भाई हो, शहर से कुछ समय के लिए आए हो और यहाँ के किसानों पर कोई रिसर्च कर रहे हो। कहो कैसा रहेगा? आइडिया सच में बहुत ही गजब का था शरण्या का। वैसे भी कल रोहन किसी को ढूंढता हुआ वहां पहुंचा था, तो किसी को भी शक नहीं हो सकता। अरे भाई, जिसे ढूंढता हुआ पहुंचा वो लड़की पड़ोस के गांव की शरण्या भी तो हो सकती है ना। पर तुम बुआ अम्मा को क्या कहोगी? क्यों रुकना है उनके घर? लो, ये कौन सी नई बात है? उनके घर तो मैं कभी भी रुकने चली जाती हूँ, 15-15 दिन भी। मेरे अप्पा की बड़ी बहन है, विधवा हैं, उनके बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए बिल्कुल अकेली ही रहती हैं। अब चलो भी, तुम्हारे पास समय कम है, तुम्हें वहां तक पहुंचाना मेरा काम है और उन्हें पटाना यानी कि मनाना तुम्हारा काम है। रोहन ने भी ज्यादा समय नहीं लगाया सामान उठाने में, बल्कि वो शरण्या से भी कम समय में तैयार हो गया था। मम्मी पापा भी हैरान थे शरण्या का इंटरेस्ट और फुर्ती देखकर, क्योंकि वो दूसरों की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी, पर इस बार पता नहीं क्यों इतने ज्यादा एफर्ट्स कर रही थी। खेतों के बीच से निकालते निकालते शरण्या पैदल ही ले गई थी रोहन को, दोनों गांव के बीच में खड़े। अपना पुराना सा स्कूल भी उसने बड़ी ही शान से रोहन को दिखाया। देखो, मैं यहाँ पढ़ाती हूँ बच्चों को, दोनों ही गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने। और वो देखो, सामने मेरी बुआ अम्मा का घर। हाँ, और वो मेरे नाना नानी का घर। रोहन जैसे सोच रहा था कि उसे कब क्या करना है, अपनी सोच को कैसे अंजाम देना है, पर उसके साथ खड़ी शरण्या तो उससे भी 2 कदम आगे की सोच चुकी थी। आओ जल्दी अंदर आओ, पहले बुआ से मिलते हैं, फिर तुम्हारे नाना के घर चलेंगे। घर में घुसते ही उसने तेज आवाज लगाई, बुआ। इससे पहले कि एक बूढ़ी देह भीतर से पूरी तरह दरवाजे तक आती, शरण्या खुद ही अंदर घुसकर उनसे लिपट गई और उन्हें कई बार चूम चुकी थी। तू फिर आ गई, एक जगह तेरे पैर टिकते क्यों नहीं है शरण्या? अब बड़ी हो गई है, क्या ब्याह के बाद भी ऐसे ही कूदती फांदती फिरेगी यहाँ वहां? कपकपाती हुई आवाज से उन्होंने बड़ी धीमी गति से ये वाक्य पूरा किया। हाँ बिल्कुल, जोर से हंसती हुई शरण्या ने मुड़कर रोहन की ओर देखा। खड़े क्या हो, आओ तुम्हें मिलाऊं अपनी बुआ अम्मा से। अम्मा, ये रोहन है, वैष्णवी और शंकर का बेटा। तेरे बाप ने फोन करके बता दिया मुझे सब कुछ। क्या अम्मा? पता था तो क्या, मुझे बात तो पूरी करने देती अपनी। खैर, अब जब तुम्हें सब पता ही है, तो मैं रोहन को लेकर पड़ोस वाले घर जा रही हूँ। और इससे पहले कि कोई कुछ सोचे समझे कहे, वो रोहन को खींचकर पड़ोस के घर का लोहे से बना मेन गेट खोल चुकी थी। दादी, चाची, क्या कर रही हो तुम? यूं चिल्लाओ मत, कम से कम तुम आओ ना। दादी, देखो मेरे साथ कौन आया है। चाची, तुम भी देखो ना। रोहन के लिए शरण्या का ये बिल्कुल नया ही रूप था। पागल पता नहीं क्या करने जा रही थी। इससे पहले कि घर के अंदर से कोई बाहर निकलता, बाहर से गेट के अंदर रोहन के नाना जी दाखिल हुए। वो शायद खेत से जल्दी घर लौट आए थे। शरण्या, ये कौन है तुम्हारे साथ? दादाजी, ये मेरी सहेली का भाई है, शहर से आया है गांव के किसानों और खेतों की मिट्टी, फसल वगैरह का रिसर्च करने। बहुत होशियार है। मेरी सहेली ने मुझे बताया है कि इसकी रिसर्च से गांव के किसानों को बड़ा फायदा होगा। ये कुछ दिन हमारे यहाँ रहेगा, इसीलिए मैं इसे आपसे मिलाने लाई हूँ। नाना जी ने ऊपर से नीचे तक बड़े गौर से रोहन को देखा। उसकी आंखों में देखते ही एक अनोखी चमक आ गई, जैसे बरसों से जिसे ढूंढ रहे हो वो उन्हें मिल गया हो। उन्होंने शरण्या की बातों को सुनते हुए हामी भरी और रोहन के सर पर प्यार से हाथ फेरा और बस इतना ही कहा, अच्छा किया तुम इसे यहाँ ले आई। अंदर चलो, अपनी दादी से मिलवाओ। इतने में हाथ मुंह धोकर आता हूँ।
रोहन भी उनके स्नेहिल स्पर्श से जड़ हो गया और जहां का तहां खड़ा रह गया। अरे अब चलो भी अंदर, यहीं क्या खड़े हो। अंदर बैठक में पहुंचते ही जैसे ही सबने उसे घेर लिया, शरण्या पटर पटर करती हुई वही बात अब सबके सामने दोहरा रही थी जो उसने रोहन के नाना जी के सामने कही थी। नानी ने अपनी छोटी बहू को कॉफी और नाश्ता लाने का इशारा किया। क्या देख रही है नानी माँ? नानी, पर शरण्या तो मुझे दादी कहती है। तो क्या हुआ? मुझे तो आप बिल्कुल मेरी नानी जैसी लगती हैं। वो भी बिल्कुल आप जैसी हैं, इसीलिए मैंने आपको नानी कहा। आपको बुरा लगा हो तो? अरे नहीं नहीं, तुम्हारा जो जी चाहे कहो, जब तक यहाँ हो। तुम जब चाहे इस घर में आओ। पता है तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, ये मुझे किसी की याद दिलाती हैं। नानी रोहन की आंखों में ही देखती जा रही थी, जैसे उन आंखों के जरिए किसी तक पहुंचना चाह रही हूँ। किसकी याद दिलाती हैं मेरी आंखें? बताओ ना दादी, इसकी आंखें आपको किसकी याद दिला रही हैं? नानी फिर भी रोहन को ही निहारती रहीं और कुछ देर इंतजार करके बोली, मेरी बेटी वैष्णवी की। आखिर वो नानी के मुंह से अपनी माँ का नाम सुनकर रोहन भाव विभोर हो गया और नानी का हाथ थामकर पूछ बैठा, कहाँ है आपकी बेटी? वो तो 25 साल पहले ही गुजर गई, है ना दादी? शरण्या ने प्रश्न करके रोहन की नानी की आंखों में ताक झांक करने की कोशिश की। उनकी आंखें अतीत में गुम हुए अपनी बेटी के चेहरे को ढूंढ रही थी शायद, और शरण्या के गुजर गए शब्दों ने उन्हें झकझोर कर रख दिया था। वो इस झूठ जिसे वो बरसों से सच कह रही थी को सुनकर तड़प उठी थी। नानी, आपकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई? कोई एक्सीडेंट या फिर? बात पूरी होती इससे पहले ही लोहे के मुख्य गेट से दो हट्टे कट्टे पुरुष अंदर आए। तुम यहाँ कैसे आई? आवाज में इतनी ऐंठ थी उनके कि कोई भी शक पका जाए। ये प्रश्न उन्होंने शरण्या की तरफ उछाला था। और ये कौन है तुम्हारे साथ? यहाँ क्यों लाई हो इसे? काका, ये ना मेरी सहेली का भाई है रोहन। यहाँ गांव में किसानों और उनकी जीवन शैली पर रिसर्च करने आया है। मैं इसे बुआ अम्मा के साथ साथ दादा दादी से भी मिलाने ले आई। ये दोनों रोहन के मामा थे, जिन्हें शायद ना तो शरण्या का आना पसंद आया और ना ही रोहन का, पर अपने नाना नानी के मन में अपनी माँ की याद को जिंदा देखकर रोहन को बहुत ही सुकून महसूस हुआ। शाम को वो दोनों वापस अपने घर लौट आए थे। बेटा, कैसा रहा वहाँ गांव में? सबसे मिले तुम? उन्हें शक तो नहीं हुआ? सब कुछ ठीक रहा आंटी। नाना नानी से मुलाकात हुई। वो माँ को भूले नहीं हैं अभी। भले ही उस समय गुस्से में उनका श्राद्ध कर दिया हो उन्होंने, फिर भी माँ को याद करते ही उनकी गीली आंखें मुझसे छुपी नहीं रह सकी थीं। इतना कहकर रोहन भी कुछ मायूस होने को था, इसलिए माँ ने तुरंत बात बदली। अच्छा बताओ, कॉफी पियोगे? शरण्या, कॉफी तो बना दो इसके लिए। शरण्या के उठने का इंतजार किए बिना ही रोहन की कही हुई बात उसका दिल भीतर तक चीर गई। आंटी बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, कॉफी आप बना दो ना। आपके हाथ की कॉफी तो बस गजब है। माँ मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चली गई और पीछे पीछे शरण्या भी। तुम क्यों आ गई? नहीं, कुछ नहीं अम्मा, बस देखना था कि आप ऐसा क्या घोलोगी कॉफी में जो उसे गजब बना देगा। माँ को पहली बार अचंभा हुआ उसकी इस हरकत पर। शरण्या की ये हरकत साफ बता रही थी कि वो इस समय अपनी माँ को ही अपनी राइवल के रूप में देख रही थी। उनकी नज़र से ये भी नहीं छुपा था कि उसे अच्छा नहीं लगा था रोहन के मुंह से माँ की कॉफी की तारीफ सुनकर। यहाँ ट्यूबवेल से लेकर वहाँ उस आखिरी खेत तक जितनी भी जमीन है ना, सब हमारी ही है बेटा। अच्छी खासी फसल हो जाती है साल भर में। अब तुम हमें बताना कि हम कैसे और तरक्की कर सकते हैं नई नई तकनीकों से। जी जरूर नाना जी। वैसे मैं तो सिर्फ रिसर्च करने आया हूँ यहाँ, आपसे ज़्यादा तो जानकारी नहीं है मुझे, पर फिर जितना जानता हूँ उतना जरूर बताऊंगा। नाना जी सुबह से रोहन के कंधे पर हाथ रखकर इधर से उधर खेतों में शान से घुमाए जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि रोहन के रूप में उन्हें कोई दोस्त मिल गया है जिससे वो बहुत सारी बात कर सकते हैं। आते जाते लोग उन्हें दुआ सलाम कर रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि गांव में उनकी बहुत ही इज्जत थी। तुम यहाँ कितने दिन रहने वाले हो रोहन? बस 5-6 दिन हूँ यहाँ, फिर वापस जाना होगा मुझे। तुम्हारा आना अच्छा लगा मुझे भी, कुछ दिन और रह लेते अगर समय है तुम्हारे पास। जी जरूर। अरे वहाँ क्या है नाना जी? आओ दिखाता हूँ। आ जाओ। आओ देखो, यहाँ अखाड़ा है। यहाँ गांव के लड़के शाम को कुश्ती की प्रैक्टिस करते हैं। तुमने की है कभी कुश्ती? नाना जी ने अपनी सफेद शर्ट की बाजुओं को ऊपर चढ़ाते हुए पूछा। नहीं, पर आपको देखकर लगता है कि आपने जरूर की है कुश्ती। क्यों? रोहन ने उनके बाजुओं को दबाते हुए कहा।
तो वो गर्व से मुस्कुरा दिए। पूरा दिन नाना जी के साथ गुजार कर शाम को रोहन सरन्या की बुआ अम्मा के घर पहुंचा, जो कि कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। कहीं जा रही हैं आप? सरन्या कहाँ है? हाँ, हम सब मंदिर जा रहे हैं, तुम चलोगे साथ में? हम सब मतलब कौन कौन? पड़ोस की दमयंती, उसकी दोनों बहुएं, सरन्या, उसकी सहेली गायत्री भी। अब बोलो चलोगे? नारी शक्ति के साथ बुआ अम्मा की हंसी में शामिल होते हुए उसने हाँ में हाँ मिलाई। बुआ बताओ जरा, मैं ज्यादा अच्छी लग रही हूँ या गायत्री? बुआ ने स्लो मोशन में चश्मा आंखों पर चढ़ाया और दोनों की बलाएं ले डाली। देखूं तो जरा, अरे मेरी दोनों बेटियों को नजर ना लगे किसी की। सरन्या वाकई दक्षिण भारत की परंपरागत गोल्डन बॉर्डर वाली अब व्हाइट साड़ी और लंबी चोटी में गजरा सजाए बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ पल को रोहन की नजरें सरन्या से मिली तो उसे उस क्लासिक राग की वो पंक्तियां याद आ गईं जो अक्सर सरन्या की माँ गुनगुनाती हैं। दो नैना दो नैना दो नैना तेरे दो मेरे, रॉन्ग डायरेक्शन में क्यों चली जाती है तू यार? भूल मत, ये अर्जुन नहीं रोहन है। अरे नहीं नहीं, पागल है क्या? वो तो मैं ये देख रही थी कि ये मुझे क्यों देख रहा है। बस तू भी ना क्या क्या सोचती रहती है? वही तो मैं पूछ रही हूँ ना, कि फर्क क्या पड़ता है, तुझे देख रहा है या किसी और को? पहले तू तो एक पाले में ना रहकर क्या बच्चे की तरह एक पाले से दूसरे पाले में फुदक रही है? मतलब क्या है तेरा? तू क्यों परेशान हो रही है भाई? पहले तो इसलिए कि जब से रोहन घर में आया है मैंने एक भी बार तेरे मुंह से अर्जुन का नाम नहीं सुना। और दूसरे, तू मेरी सेटिंग करने वाली थी ना रोहन से, उसका क्या हुआ? ओहो, अब आई ना तू असली बात पर। ये बोलना कि तू उसके लिए पॉजिटिव हो रही है। पॉजिटिव हो मेरी जूती, अब बात का कुछ अता पता ही नहीं तो मैं क्यों सोचूं उसके बारे में। पर मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये तेरे ट्रैक से डाइवर्ट कर रहा है। बात तो सही थी पर जिद्दी सरन्या ये बात मानने वाली नहीं थी। अच्छा चल, सब लोग निकल भी गए मंदिर के लिए और हम यहीं रह गए। साथ चलेगी उसके, तभी तो तेरी बात कुछ आगे बढ़ेगी गायत्री। सरन्या मन में सोचती हुई गायत्री का हाथ खींचते हुए बाहर ले गई। पता नहीं तू अपनी बात आगे बढ़ाएगी या मेरी। अरे इतनी ऊंचाई पर है मंदिर, आप कैसे चढ़ेंगी बुआ अम्मा? और आप भी नानी कैसे चढ़ेंगी? रोहन तो मंदिर की ऊंचाई देखकर ही घबरा गया। बहुत ऊंचाई पर पहाड़ी मंदिर की सिर्फ चोटी दिखाई दे रही थी। आसपास का रास्ता बिल्कुल ही उजाड़ था। मंदिर को जाती सीढ़ियां बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सी थीं। हर ओर छोटे बड़े कंकड़ पत्थर बिखरे पड़े थे। ऐसा लगता था यहाँ ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। अरे बेटा, श्रद्धा और आस्था के सहारे तो हम एकादशी को मंदिर में दर्शन करने आते हैं, ये कोई पहली बार थोड़े ही है। कपकपाती आवाज से बुआ अम्मा ने हंसते हुए कहा तो रोहन की नानी भी मुस्कुरा दी। पूजा की थाली रोहन की दोनों मामियों के हाथों में थी। उनके साथ उनका 3 साल का बेटा भी आया था, जिसे रोहन ने सीढ़ी चढ़ना शुरू करने से पहले ही अपने कंधे पर बैठा लिया था। नानी माँ श्रद्धा आस्था, क्योंकि उसे तो वहाँ सिर्फ सरन्या और गायत्री ही नजर आ रही थी। अरे बेटा, मतलब ईश्वर की सहायता से तो इंसान कहीं भी चला जाता है। लंगड़े पहाड़ चढ़ जाते हैं और सूरदास बिना देखे ही ग्रंथ रच डालते हैं, तो हम बूढ़े लोग मंदिर नहीं जा सकते क्या? रोहन को बात अब समझ आ गई थी। कनाडा में उसने कहाँ किसी को इतनी ऊंचाई वाले मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते देखा था भला? और ये क्या, आप नंगे पैर जाएंगी क्या? आपकी चप्पल कहाँ है? बेटा मैं क्या, यहाँ तो सभी नंगे पैर हैं, शायद तुमने ध्यान नहीं दिया। रोहन को अब ध्यान आया कि उसके अलावा सभी नंगे पैर सीढ़ियां चढ़ रहे थे इतनी देर से। वो कभी बुआ अम्मा को सहारा देता तो कभी नानी जी के साथ साथ चलता। यार सच में बड़ा अच्छा है ये तो। एक शब्द मैं बोलूं तो सर्वगुण संपन्न। एक बार फिर पूछ रही हूँ, तू इंटरेस्टेड नहीं है इसमें? मैं जाऊं आगे? हाँ मेरी माँ जा, बिल्कुल जा साथ साथ। गायत्री रोहन से बात करती हुई आगे चलने लगी और सरन्या सबसे पीछे पीछे चल रही थी, बिल्कुल धीरे धीरे कुछ सोचती हुई। गायत्री की बात बिल्कुल भी तो झूठ नहीं थी। खुद सरन्या को भी रोहन के आने के बाद से लगने लगा था जैसे कि वो एक ऐसी धुरी है जिसके आसपास सरन्या की सोच की सुई घूमने लगी है। वो उसको मदद करने को, उसके लिए कॉफी बनाने को, उसके साथ इधर उधर टहलने को और उसे उसके नानी नाना से मिलाने को इस कदर आतुर हो जाती है जैसे कि उसने इसी काम को पूरा करने के लिए बरसों इंतजार किया है। नानी जी और बुआ अम्मा को वास्तव में ईश्वर के प्रति उन्हीं आस्था और श्रद्धा ने बिना किसी थकान के मंदिर तक पहुंचने की शक्ति दी थी। शायद क्योंकि रोहन की दोनों मामी तो थक कर चूर हो चुकी थीं।
नानी ने पूजा के बाद सभी बच्चों की नजर उतारी, फिर सभी को प्रसाद दिया। मैंने तुझे टाइम दिया था उसके साथ अकेले रहने का, कुछ बात हुई? नहीं यार, एक ही बार में क्या बात बननी है, पर अच्छा लगा उससे बात करके। कहना पड़ेगा बंदे में बात तो है यार। वापसी में भी रोहन कभी नानी कभी बुआ अम्मा को सहारा देकर सीढ़ी उतरने में मदद करने लगा। सरन्या अभी भी सोच रही थी, पिछले कितने सालों से वो अर्जुन को जानती है, पर गायत्री ने कभी इस तरह तारीफ नहीं करी। न ही अर्जुन कभी उसके गांव आया और उसके पेरेंट्स से मिला। वो तो बस कॉलेज तक ही सीमित रहा। अर्जुन के साथ बीते समय की सोचों का ये कोहरा भरी दोपहरी में भी इतना घना हो चला था कि सरन्या को सामने की राह पर पड़े कंकर पत्थर नजर नहीं आ रहे थे, और उसका पांव बड़े पैने से कंकड़ पर पड़ा। वो कंकड़ उसके पांव के अंगूठे में कुछ इस तरह गड़ा रहा कि खून की धार सी फूट पड़ी। बड़ी तेज रुलाई फूट पड़ी उसकी, और गिरते गिरते बची, क्योंकि समय रहते गायत्री ने उसे थाम लिया था। रोहन जरा देखो तो उसे, नानी ने रोहन के हाथ से छुड़ाते हुए कहा, तो उसने पीछे मुड़कर देखा। बुआ अम्मा भी उसी को देख रही थी। अंधाधुंध चलती है ये लड़की, आफत है पूरी, जरा देख लो बेटा। गायत्री उसे धीरे धीरे खींच कर ला रही थी। रोहन ने देखा, खून रुक चुका था। वो भी सहारा देकर सरन्या को सीढ़ी उतरने में मदद करने लगा। धीरे धीरे गायत्री और रोहन की मदद से वो तीनों नानी और बुआ की नजरों से काफी दूर निकल आए थे। रोहन ने एक बार पीछे मुड़कर हाँफती हुई पीछे छूट चुकी दोनों बुजुर्गों को देखा, और जब वो नजर नहीं आती तो उसने आओ देखा ना ताओ सरन्या को किसी छोटे से बच्चे की तरह झटके से गोद में उठाया और नीचे की ओर दौड़ चला। पीछे पीछे आवाज लगाती हुई गायत्री भी उतर आई। आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर उसने थप्प से सरन्या को सीढ़ी पर बिठा दिया। ये क्या था रोहन, इतनी क्या आफत थी? अगर मैं गिर जाती तो? आफत कैसे नहीं, उधर दो बुजुर्ग औरतें एक दूसरे का हाथ थामे सीढ़ियां उतर रही हैं, तो मुझे तो उन्हें लेने जल्दी से जल्दी जाना होगा ना। और वैसे भी तुम गिरी तो नहीं ना? रोहन ने झुककर उसके ठीक चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर ये बात बोली, तो वो कुछ झेप सी गई। गायत्री देख तो इसे, मेरी तो कुछ पड़ी ही नहीं है। ठीक कहा, इससे कह दो गायत्री, मैं यहाँ इसे नहीं अपनी नानी को पटाने आया हूँ। ये बात रोहन ने जोर से चिल्लाकर बिना पीछे मुड़े तेजी से सीढ़ी चढ़ते हुए इस अंदाज में कही थी कि उन दोनों सहेलियों की हंसी छूट गई। हद है यार, ये बंदा कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। हाँ, वो दोनों तब तक पहाड़ी सीढ़ियों के उस ओर देखती रहीं जब तक परिवार के सारे सदस्य आते हुए नजर नहीं आए। रोहन आज खुश था, बहुत, क्योंकि नाना जी ने उसे अपनी जवानी के दिनों का सफेद धोती कुर्ता दिया था पहनने को, जिसे उसने सहज स्वीकार कर लिया था। उसे पहनकर वो उनके साथ अखाड़ी की ओर जाने वाला था। ओहो, जच रहे हो तुम इस लिबास में। हाँ, नाना जी ने आज अपने पुराने मिट्टी और लकड़ी के खिलौने, फोटो एल्बम्स, कपड़े वगैरह सब निकाल कर दिखाए मुझे। तभी मुझे ये भी दिया पहनने को, और कहा मुझ पर ये अच्छा लगेगा। रोहन किसी छोटे बच्चे को मुंह मांगी मुराद या खजाना मिल जाने जैसा खुश था इस समय। अब थोड़ी देर में मैं अखाड़े में जाऊंगा उनके साथ। सरन्या कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुरा दी। अच्छा, एक बात पूछूं तुमसे, तुमने मुझे अभी तक इस अर्जुन के बारे में कुछ नहीं बताया, जिसके लिए तुम मेरे आते ही मुझ पर राशन पानी लेकर चलने को तैयार थीं। उस समय तुम झांसी की रानी की तरह लड़ने मरने को तैयार लग रही थी उसके लिए। हाँ, वो एक हफ्ते के लिए दिल्ली गया है अपने कजिन की शादी में, पर मुझे आए तो 8 दिन हो चुके हैं। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था ना। तुम्हारी बात नहीं हुई उससे? नहीं, पर वो आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें उससे मिलने की इतनी बेचैनी क्यों है? दरअसल मैं किसी का उधार नहीं रखा करता। अब तुमने मेरी इतनी मदद की है मेरे नाना नानी के घर तक मुझे पहुंचाकर, तो मैं भी तुम्हारी जो मदद कर सकता हूँ करूँगा। तुम कहो तो लावण्या या फिर अंकल आंटी से बात करूँ मैं अर्जुन के बारे में? रहने दो अभी। तुमने अर्जुन से अपने आने वाली जिंदगी के बारे में क्लियर बात तो की हुई है ना? सरन्या को चुप देखकर रोहन को अंदाजा होने लगा था कि ये बेवकूफ लड़की अपने ही ख्यालों के बनाए हुए शीश महल में अकेली ही घूम रही है अभी तक। अर्जुन के विचारों का शायद इसे अंदाजा भी नहीं है। पता नहीं इसके ख्वाबों का जब ये महल टूटेगा तो। सरन्या सुबह सुबह स्कूल पहुंच चुकी थी। बारिश का मौसम था, इसलिए केवल 10 बच्चे ही बैठे थे क्लास में। अभी वो ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को सवाल समझा रही थी कि अचानक पीछे से बच्चों की घुसर फुसर और हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। उसे हमेशा ही इनकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है। इतने नटखट बच्चे हैं कि बस जब देखो हंसी ठिठोली। सरन्या गुस्से में पलटी।
क्यों हंसी आ रही है इतनी? बाद में सवाल समझ नहीं आएंगे तो फिर बार बार मुझसे पूछने। वो कुछ और बोलती, इससे पहले ही खिलखिलाने की आवाज और तेज हो गई, क्योंकि रोहन बच्चों के साथ टाट पट्टी पर बैठा उनके साथ शरारतें करने में मशगूल था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल में एडमिशन के लिए आया था मैडम जी, मुझे भी यहाँ पढ़ना है। अब की बार तो उसके लहजे पर शरण्या भी हंस पड़ी। देखो बच्चों, बाहर कैसे बूंदाबांदी हो रही है। इतने प्यारे मौसम में पढ़ाई नहीं करेंगे? आओ बाहर चलेंगे। कुछ भी कहने सुनने समझने से पहले रोहन बच्चों को लेकर बाहर जा चुका था और बच्चों में शामिल होकर पानी से खेल रहा था। शरण्या साइड में खड़ी मुस्कुराती हुई उसे देख रही थी और सोच रही थी, ये सच में कितना अलग है ना औरों से। कोई घमंड कोई अकड़ नहीं है इसमें। बच्चों में बच्चा, बुजुर्गों में बुजुर्ग। विदेश में तो कहाँ मिलता होगा इसे ऐसा माहौल। इसीलिए देखो, बारिश के खेल में कैसा पागल हुआ जा रहा है। सच में पागल है या फिर बच्चा, या फिर एक पागल बच्चा। इसे ऐसे देखते रहना कितना अच्छा लग रहा है। अचानक पानी को हाथ में भरकर रोहन ने उसकी तरफ उछाला तो उसे होश आया। उसका पूरा दुपट्टा भीग चुका था। रोहन की शरारत में उसने आंखें तरेर कर रोहन की ओर देखा तो बदले में रोहन ने भी आंखें तरेर दी। एक बात कहूँ, तुम मुझे इतना सोचा मत करो, तुम्हारे अर्जुन को बुरा लग जाएगा। अच्छा जी, और तुम्हें किसने कह दिया मैं तुम्हें सोच रही हूँ? तुम्हारी बातूनी आंखों ने ये सब बता देती हैं। पल भर को दोनों की आंखें जैसे अटक कर रह गई थीं एक दूसरे में। रोहन को तुरंत ही एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वो तुरंत ही अपने बालों के पानी को झाड़ता हुआ तेजी से दूसरी ओर निकल गया, पर शरण्या अभी भी वहीं खड़ी थी। उसका फोन बजे जा रहा था। हेलो, हाँ यार, मैं पहुंच चुका हूँ स्टेशन पर। अभी तो तेज बारिश है, तुमसे शाम को मिलता हूँ। बस इतना कहकर शरण्या फोन बंद कर चुकी थी। अर्जुन के आने से उसे खुशी होनी चाहिए थी, पर पता नहीं क्यों उसका मन भारी था। स्कूल खाली हो चुका था। उसने भी उसी भारी मन से अपना पर्स उठाया और घर की ओर चल दी। रोहन आज अंकल के साथ डिनर के बाद टहलने चला गया था। दिन भर की हल्की फुल्की बौछारों के बाद मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। रोहन, तुम्हें अपने प्लान में कितनी कामयाबी मिली बेटा? अब तो वापसी का भी समय नजदीक आ रहा होगा ना? कब का टिकट है? वापसी का कोई टिकट ही नहीं है अंकल। आपको शायद लावण्या ने बताया नहीं, मेरी मम्मी और बहन संडे की फ्लाइट से यहाँ आ रही हैं। इसीलिए मैंने सोचा है कि संडे से पहले ही नाना जी को सब बता दूं, जिससे उन्हें कोई धक्का ना लगे। हाँ, बताना तो उन्हें होगा ही। जितना जल्दी बताओ उतना ही अच्छा ही है। वैसे शरण्या ने मुझे बताया कि तुम्हें लेकर उनका व्यवहार बहुत ही पॉजिटिव है। बिना सच्चाई जाने भी बहुत पसंद करने लगे हैं वो लोग तुम्हें, खासकर तुम्हारी नानी और मामियाँ। हाँ अंकल, औरतों का दिल मोम की तरह होता है, इसीलिए बहुत जल्दी पिघल जाता है। रोहन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आने वाले 4-5 दिनों में कैसे मौका निकाले सबको सच बताने का। क्या सबको सामने बैठा के ये बात बता दे कि वो कौन है, यहाँ क्यों आया है, या फिर पहले सिर्फ नानी को बताए और उनसे मदद लेते हुए बाकी सबको अपना परिचय दे। क्या अर्जुन, तुम कल शाम मिलने वाले थे ना मुझसे, फिर आए क्यों नहीं? पता है मैंने तुम्हारे कॉल का कितना इंतजार किया। अरे यार, बारिश देखी थी कल कितनी थी। अच्छा, आज मिलो मुझसे, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। अच्छा सुनो, मैं रोहन को भी साथ ले आऊं? बताया था ना मैंने तुम्हें, वो कनाडा से आया है जो। ले आओ, तुम्हारी मर्जी है, मुझे क्या फर्क पड़ता है। पता नहीं अर्जुन की ये कैसी बेफिक्री थी जो शरण्या को बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। उसे एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि अर्जुन रोहन का नाम सुनकर चौंका नहीं, उसे जलन भी नहीं हुई। क्या सच में अर्जुन इतना खुले विचारों का था, या फिर कोई और बात जो शरण्या को समझ में नहीं आई थी अभी? शरण्या जरा भी देर किए बिना रोहन को ढूंढती हुई उसके नाना जी के घर पहुंची। वो वहां उस समय नाना जी के साथ बैठा बात कर रहा था। शरण्या ने आओ देखा ना ताओ उसका हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे पलंग से उठा दिया। रोहन, जरा चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे पर कहाँ, देख तो रही हो तुम कि नाना जी से इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ मैं। मेरी बात ज्यादा जरूरी है, उठो तो सही तुम। रोहन ने लाचारी से नाना जी का मुंह ताका।
जो इसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। चले जाओ रोहन, वरना तुम्हारा हाथ इस जिद्दी लड़की के साथ चला जाएगा और तुम यहीं रह जाओगे। रोहन ने उस समय कुछ नहीं कहा, पर बाहर आते ही अपना हाथ झटक कर छुड़ाते हुए बोला, तुम पागल हो क्या? अभी मैं नाना जी से किसी न किसी बहाने मम्मी की बात छेड़ने वाला था कि तुम जबरदस्ती। अच्छा सॉरी ना, पर मुझे तुम्हें अर्जुन से मिलवाना था। वो मुझसे मिलने वाला है थोड़ी देर बाद। हम अभी गांव के बाहर जो कस्बा है ना, वहां चलेंगे। तुम देखना, आज मैं उसे बताने वाली हूँ कि वो जल्दी ही कुछ सोचे, वरना पापा तो मेरी शादी की बातें कई जगह चला रहे हैं। बहुत गड़बड़ हो जाएगी फिर। रोहन का नाना जी के पास से उठकर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, पर क्या करता। सरन्या ने भी तो उसकी कितनी मदद की है। अब बदले में अर्जुन तक उसके मन की बात को पहुंचाकर उनके रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाने में उसकी मदद तो करना बनता ही था ना। अच्छा चलो, पर वैसे तुम इतने दिन बाद मिल रही हो उससे। अच्छा होता पहले अकेले मिल लेती, फिर मुझे किसी और दिन मिलवा देती उससे। अरे कुछ नहीं होता, फिर गायत्री भी तो चल रही है हमारे साथ, तो तुम भी चलोगे तो क्या हुआ। शरण्य, अगर कुछ नहीं होता तो एक काम करते हैं, कुछ और गांव वालों को भी ले चलते हैं अर्जुन से मिलाने। इतना कहकर रोहन अपने सिर को झटकते हुए आगे आगे चलने लगा। रास्ते में गायत्री भी मिल गई। फिर वो तीनों लोग लोकल बस में बैठकर कस्बे की ओर चल पड़े। मुश्किल से 15 मिनट लगे होंगे। वे लोग एक छोटे से रेस्तरां में पहुंच गए। रास्ते भर शरण्या अर्जुन की बातें ही करती रही थी और गायत्री से भी उन बातों पर हामी भरवाती रही थी। पता नहीं वो इन बातों से अर्जुन और अपने प्यार को साबित करके रोहन को तसल्ली दे रही थी या खुद को। रेस्तरां में अर्जुन काफी देर के बाद आया था। पहली नजर में वो काफी सुलझा हुआ समझदार लड़का लगा रोहन को। शक्ल सूरत क्वालिफिकेशन को देखते हुए परफेक्ट कहा जा सकता था उसे। एक औपचारिक सी हाय हेलो के बाद वो अपने कजिन की शादी के किस्से सुनाने में लग गया। शरण्या ने रोहन से आंखों ही आंखों में पूछा कि उसे अर्जुन कैसा लगा। सुनो, लड़का अच्छा है, मेरी मानो तो अभी ही बात कर लो। तुम्हारे पापा सच में काफी जोर शोर से तलाश कर रहे हैं लड़का, फिर उसे भी तो अपने परिवार को मनाने के लिए समय चाहिए होगा ना। रोहन ने कोहनी मारकर शरण्या के कान में ये बात फूंक दी और उन्हें बात करने का मौका देने के लिए खुद गायत्री को इशारे से उठाकर बाहर ले गया। क्या हुआ रोहन, तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया? तुम देख नहीं रही कि शरण्या अर्जुन से बात करना चाह रही है अकेले में, इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर बुला लिया। तुम्हें लग रहा है रोहन कि इस पागल लड़की को उसकी बात का पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा? मेरी मानो तो अंदर ही चलो, इससे पहले कि कोई तमाशा खड़ा हो। तुम ऐसा क्यों कह रही हो गायत्री? क्या तुम्हें लगता है कि अर्जुन इससे प्यार नहीं करता? अर्जुन इससे प्यार करता है या नहीं, इससे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये अर्जुन से प्यार करती है। तुम पागल हो क्या? जिस दिन से यहाँ आया हूँ मैंने इसके मुंह से अर्जुन का ही नाम सुना है। बल्कि दूसरे दिन तुम दोनों मेरे पास आई थी इसीलिए कि बता सको कि मुझे शरण्या किसी और से प्यार करती है और उसका नाम अर्जुन है। गायत्री कुछ देर के लिए चुप हो गई और इधर उधर देखने लगी। इससे पहले कि गायत्री कुछ कहती, अर्जुन और शरण्या बाहर उनके पास ही आकर खड़े हो गए। कुछ देर अर्जुन ने फॉर्मली बात की सबसे और फिर शरण्या की तरफ मुस्कुराकर देखता हुआ बोला, चल बाद में बात करता हूँ तुझसे, अब तो तेरा ही सहारा है। ये बात समझ में तो नहीं आई रोहन और गायत्री को, पर शरण्या की चुप्पी और भीगी आंखें देखकर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई पानी से भरा हुआ ओवरलोडेड बादल बरसने की जगह फटने को तैयार है। और ये बादल सिर्फ फटेगा नहीं, बल्कि फटकर सैलाव की तरह बहेगा और आसपास की सारी चीजें बहाकर ले जाएगा अपने साथ। अर्जुन के जाते ही शरण्या तेज तेज कदम बढ़ाती हुई गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर कदम बढ़ाने लगी। अरे अरे रुक तो, पैदल ही चलेगी क्या? अरे सुन ना, रिक्शा कर लेते हैं, सुन तो सही। पर शरण्या ने ना सुनना था ना सुना। वो अपने पीछे पुकारते हुए दोनों शख्सों को पूरी तरह इग्नोर करते हुए इतनी तेज चली कि फिर उसने गांव पहुंचकर ही दम लिया। अंदर जाते ही उसने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए, शायद अकेले में रोने के लिए। पर क्यों, बेचारे रोहन और गायत्री के पास उसके कमरे से बाहर आने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। पर शरण्या तो अब तक बाहर नहीं आई और फिर आती तो सीधा अपने स्कूल चली गई।
रोहन के लिए ये अलग मुसीबत खड़ी हो चुकी थी। वो उसे ऐसे मायूस छोड़कर भी नहीं जा पा रहा था और उससे बात करने के लिए इतना लंबा इंतजार भी नहीं कर पा रहा था। जब उसे कुछ भी नहीं सूझा तो वो गायत्री से मिलने चल दिया। उसका घर पास में ही था और वो खुद भी शायद उसी से मिलने के लिए घर से निकल रही थी। अरे अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। कहीं जा रही थी क्या? तुमसे ही मिलने आ रही थी। बात हुई? कुछ बताया उसने कि कल क्या हुआ था? नहीं, मैं रात भर इंतजार करता रहा पर वो अपने कमरे से बाहर आई ही नहीं और जब सुबह दिखाई दी तो मुझे इग्नोर करके स्कूल चली गई। गायत्री गहरी सोच में थी कि हुआ क्या होगा और अर्जुन इस सोच में था कि कल गायत्री क्या कहते कहते अचानक रुक गई थी। पहले तुम मुझे ये बताओ कि कल क्या कहने वाली थी तुम? क्या तुम्हें पहले ही पता था कि अर्जुन उसे प्यार नहीं करता? शायद नहीं, ये सच है कि दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। स्कूल में कॉलेज में साथ पढ़े हैं, एक दूसरे को समझते भी हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते हैं एक दूसरे की। पर रोहन, प्यार इस सबसे कहीं ज्यादा होता है ना? मैं अभी भी नहीं समझा। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, कॉलेज में सबका चहेता है, बहुत फ्रेंडली भी है, सबकी हेल्प भी करता है। पर रोहन, वो जो भी करता है सबके लिए करता है, सिर्फ शरण्या के लिए नहीं। अगर मैं भी उसे कुछ कहूँ, कहीं साथ चलने को कहूँ, तो भी करेगा मेरे लिए, क्योंकि वो ऐसा ही है। लेकिन शरण्या ने उसके अभी फ्रेंडली बिहेवियर को हमेशा प्यार समझा है, तो तुमने उसे कभी रोका क्यों नहीं? क्यों कहा उसे कि वो अपने मन की बात बता दे उसे? रोहन को कुछ ठीक से अभी भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे कई बार समझाया पर वो कभी नहीं मानी। इसीलिए मैंने उसे कहा कि डायरेक्ट बात करे उससे, क्योंकि हो सकता था कि मैं गलत हूँ। बल्कि तुम्हें सच सच एक बात बताऊं, कभी कभी तो मुझे ये भी लगता है, क्या वो खुद भी अर्जुन से प्यार करती है या ये भी सिर्फ दोस्ती ही है? क्या मैं पूछ सकता हूँ मैडम गायत्री कि तुम्हें अब ऐसा क्यों लगता है? वो इसलिए रोहन, क्योंकि शरण्या का बचपन बहुत अकेलेपन में बीता है। लवन्या उससे 10 साल बड़ी थी। वो उसकी बहन कम, माँ ज्यादा थी। कोई भाई नहीं, कोई कजिन नहीं, कोई मेल फ्रेंड नहीं था उसका। यहाँ तक कि अंकल का भी सपोर्ट नहीं था उसे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। ऐसे में जब अर्जुन की एंट्री उसकी लाइफ में हुई तो उसके जीवन में मेल फिगर की जो कमी थी वो पूरी हो गई। शायद उसे ही उसने अपनी लाइफ का प्यार समझ लिया। पता नहीं क्यों, पर अंकल ने भी अर्जुन को लेकर कभी कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं किया, जिसे कि शरण्या ने उसकी तरफ से परमिशन समझ लिया। पर फिर भी मैंने कभी इतना खुश, इतना क्लियर, इतना संतुष्ट नहीं देखा जितना कि गायत्री के कहते कहते चुप हो जाने पर रोहन ने उसे सवालिया नजरों से घूर कर देखा। मेरा मतलब, उसे कभी मैंने इतना खुश नहीं देखा जितना कि लोग अक्सर प्यार में होते हैं। उसे कभी अर्जुन के लिए जेलस नहीं देखा, उसके लिए बेचैन नहीं देखा, उसके लिए परेशान नहीं देखा, जैसा कि वो तुम्हारे लिए रहती है। इतना कहकर वो रोहन के चेहरे पर आते हाव भाव गौर से देखने लगी। रोहन ने गायत्री की इस बात पर कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, जैसे कि उसे खुद भी ये सारी बातें पता थीं। क्या वाकई वो जानता था कि गायत्री की इस बात में दम है, सच्चाई है? क्या उसे पता था कि उसके साथ शरण्या की खुशी दोगुनी हो जाती है? उसकी परेशानी में वो अपना खाना पीना, स्कूल जाना तक भूल जाती है। क्या तुम ये बात समझ पा रहे हो रोहन, जो मैं कह रही हूँ? ये तुम्हारी गलतफहमी हो सकती है गायत्री, बिल्कुल नहीं। वो अलग बात है कि अभी तक शरण्या को इस बात का खुद भी एहसास नहीं है। वो खुद भी नहीं जानती क्यों वो तुम्हारे नाना नानी के दिल में तुम्हारे लिए जगह बनाने की खातिर इतने प्लान्स बना रही है। क्यों वो सबसे झूठ बोल बोल कर तुम्हें उनके दिल में, घर में, मंदिर में, अखाड़े में जगह बनाने के रास्ते दिखा रही है। तुम्हें पता है, जब तक तुम रात में अपने नाना नानी के घर से यहाँ उसके घर नहीं पहुँचते, वो इंतजार करती रहती है कि कब तुम आओ और कब वो तुम्हें खुद अपने हाथों से बनाकर कॉफी बनाकर पिलाए। रोहन सुनकर कुछ पल मुस्कुराया और फिर सर झटक कर उसने अपने दिल में आते ख्यालों को सिर की तरह ही झटक दिया। इन सब बातों को छोड़ो गायत्री, मैं तो सिर्फ ये जानने आया था कि कल क्या हुआ है उन दोनों के बीच, क्यों वो इतनी परेशान है। मैंने सुबह उसकी लाल सूजी आंखें देखी हैं। बताओ क्या करूं मैं? शरण्या से मिलकर पूछे या अर्जुन से? वो बहुत जिद्दी है, कुछ नहीं बताएगी। हम अर्जुन के पास ही चलते हैं। और रोहन गायत्री को उसके भाई की बैग पर बिठाकर अर्जुन के घर की ओर चल दिया। उसका घर शहर में था। इस बीच गायत्री ने अर्जुन को बता दिया था कि वो दोनों उससे मिलने आ रहे हैं। अर्जुन ने अपने घर पर उन दोनों का बहुत ही जोरदार स्वागत किया। उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे शरण्या की हालत का जरा भी अंदेशा है। फिर हुआ क्या होगा? अर्जुन की मम्मी ने उनके सामने शुद्ध नॉर्थ इंडियन स्टाइल में चाय नाश्ता रखा।
ये लोग नॉर्थ से ही तो थे, पर उसके पापा की गवर्नमेंट जॉब की पोस्टिंग के चलते वो हमेशा से ही यहाँ आकर बस गए थे। क्या हुआ यार, तुम लोग कुछ खा क्यों नहीं रहे? ये मिठाई खाओ, दिल्ली की है, शादी से आते समय बुआ ने ढेर सारी रख दी थी साथ में। वो मिठाई की प्लेट दोनों के सामने करते हुए ठहाका लगाकर हंसा। रोहन को उसके व्यवहार में कोई दोगलापन, धोखेबाजी या चालाकी नजर नहीं आ रही थी। फिर अर्जुन, कल से शरण्या काफी अपसेट है यार। तुम लोगों की कल क्या बात हुई? वो तो वहां तुम्हें अपने मन की बात कहने आई थी, क्योंकि उसके पापा उसके लिए उसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। पर जब से वो घर वापस आई है। क्या मुझसे अपने मन की बात? पर तुम्हें कैसे पता रोहन उसके मन की बात, जबकि उसने मुझे तो कभी कुछ नहीं कहा। रोहन को खुद कुछ अजीब लगा, क्योंकि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी और स्पष्ट शब्दों में अर्जुन को सच बता दिया था। मेरा मतलब है कि तुम लोग इतने पुराने दोस्त हो और वो तुम्हें पसंद करती है, ये उसने मुझे बताया था। फिर मेरे और गायत्री के कहने पर ही कल वो तुमसे ये सब कहना चाहती थी। सॉरी यार, पहले तो मुझे ये बात पता नहीं थी, और अगर पता भी होती तो भी मैं यही कहता जो मैंने उसे कल कहा था। क्या कहा था तुमने उसे? यही कि मैं अपनी कजन की बेस्ट फ्रेंड दिव्या को बहुत पसंद करता हूँ और हमेशा से ही उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या? गायत्री और रोहन दोनों के ही मुंह खुले रह गए थे आश्चर्य से। क्या तुमने कल उसे ये कहा अर्जुन? तभी वो इतनी परेशान है। सॉरी गायत्री, मुझे उसकी परेशानी का नहीं पता, पर हाँ, कल मैंने उसे यही बताने के लिए बुलाया था कि इस बार मैं दिव्या को प्रपोज करके आया हूँ और उसने भी मेरा प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है। आखिर शरण्या मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे तो बताना ही था ना। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे खुद भी तो शरण्या के मन की बात कहाँ पता थी। और अगर पता भी होती तो भी अगर वो उसे बेस्ट फ्रेंड की नज़र से देखता है तो जबरदस्ती प्रेमिका की नज़र से तो नहीं देख सकता था ना। अब तो रोहन को गायत्री की बात पर भरोसा करना ही पड़ा था कि अर्जुन उसे सिर्फ अपना दोस्त ही समझता था, बल्कि सबसे अच्छी दोस्त, जिसे उसने सबसे पहले आकर दिव्या को प्रपोज करने की बात बताई। शरण्या को थोड़ी सी खबर देनी ही चाहिए थी अपने मन में पलती चाहत की। पर कहीं गायत्री की दूसरी बात भी तो सच नहीं, कि वो खुद भी गलत फहमी में हो कि वो अर्जुन से प्यार करती है, जबकि ये भी सिर्फ एक अट्रैक्शन मात्र हो। पता नहीं, इस बारे में ज्यादा सोचने से बेहतर था कि शरण्या को संभाला जाए इस समय। और ये काम दोस्तों से ज्यादा अच्छी तरह कौन कर सकता है भला? ये लो कॉफी पियो, गर्मा गर्म। अरे अरे, मेरी तरफ यूं मत देखो, मैंने नहीं बनाई, ये तो आंटी ने बनाई है तुम्हारे लिए। थैंक्स रोहन, मुझे गायत्री ने कॉल करके बताया अभी कि तुम दोनों अर्जुन से उसके घर जाकर मिले थे। क्या जरूरत थी? अब उसे सब पता चल गया है तो मुझे उससे बात करने में भी अजीब फील होगा। तुम पागल हो यार, वो तुम्हारा फ्रेंड है, उसे क्यों बुरा लगेगा या वो क्यों मजाक बनाएगा तुम्हारा? तुम उसे पसंद करती थी, ये तुम्हारा सच है, और वो किसी और को प्रपोज कराया, वो उसका सच है। मिसअंडरस्टैंडिंग जिंदगी को और ज्यादा उलझा देती है। सरल रही बस, हमेशा सब ठीक हो जाएगा। रोहन ने उसकी नाक को उंगली से डोरबेल की तरफ जाते हुए कहा। वो जानता था ये सिर्फ क्षणिक शांति है। कल रात से रोती हुई शरण्या अब थक चुकी है, इसीलिए बात कर पा रही है। पर जैसे ही फिर इसे अर्जुन याद आएगा, ये शायद फिर रोने लगेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, शरण्या बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई। अगले दिन वो फिर रोहन को लेकर उसके नाना नानी के घर पहुंच गई। पूरे दिन गपशप की, बच्चों के साथ हो हुल्लड़ मचाया। सुबह से ही खेतों में धान की बुवाई की शुरुआत हो चुकी थी। रोहन बहुत ही ध्यान से नाना जी को इंस्ट्रक्शंस देते हुए देख रहा था। दूर दूर तक फैले बड़े से खेत में कई औरतें और आदमी मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत कर रहे थे। नाना जी मजदूरों के बीच जाकर कभी खुद भी उनके काम में हाथ बटा रहे थे, तो कभी थक कर मिट्टी की मेड़ पर बैठे रहे थे। रोहन बीच बीच में उनसे बात करते करते उन सबकी तस्वीरें भी खींच रहा था। आओ रोहन, थोड़ी देर वहां पेड़ों के छांव में बैठे, घर से खाना भी आ गया होगा, यही मेरे साथ खाओगे या फिर घर जाकर? अरे नहीं, मैं तो यहीं आपके साथ बैठूंगा। रोहन किसी चंचल बच्चे की तरह घास की बिछी दरी पर थप से बैठ गया। इसे देखो, बच्चों में बच्ची बनी रहती है, ना जाने कब बड़ी होगी ये लड़की। रोहन ने सर घुमाकर देखा तो शरण्या छोटे बच्चों के साथ ट्यूबवेल से आते तेज पानी में पैर डाले बैठी थी। ना सिर्फ बैठी थी, बल्कि गन्ना खाती हुई उनसे न जाने क्या बतियाए भी जा रही थी। रोहन ने झटपट दो चार फोटो उसके भी क्लिक कर लिए।
शादी का क्या इरादा है? लड़की अच्छी है, मेरी मानो तो देर मत करो। नाना जी का इशारा संभवतः शरण्या की तरफ ही था। शादी? क्या मतलब नाना जी? आपको कोई गलतफहमी हुई है? सच में ऐसी तो कोई बात है ही नहीं। रोहन कुछ सकपकाता सा इस तरह बोला कि अपने लफ्जों में उसे खुद ही वजन महसूस नहीं हुआ। उसे खुद ही लगा कि वो ये बात सिर्फ ऊपरी तौर पर कह रहा है। नाना जी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा भी पड़े। अरे बेटा, ये आंखें बूढ़ी जरूर हैं, पर अब भी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हैं। बात तो ऐसी ही है, तो मानो ना मानो। रोहन को उनकी इस बात से अपनी कुछ बातें पूछने की राह भी मिल गई। एक बात पूछूं नाना जी, शरण्या के पापा और आपका तो बरसों पुराना झगड़ा है ना, फिर इसका आपके घर में आना जाना क्यों है? हमारे गांव में अभी भी बेटियां सबकी सांझी हुआ करती हैं रोहन। मैं उसके पिता से नाराज हूँ, उससे नहीं। और अब तो वो नाराजगी भी धूल की अनगिनत परतों के बीच दबकर दम तोड़ चुकी है। अच्छा नाना जी, शरण्या आपकी बेटी होती तो क्या आप उसकी शादी उसकी मर्जी से करा देते? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जीवन साथी चुनने का अधिकार तो सब लोगों को होना ही चाहिए। रोहन उन्हें पिछले 10 दिन से इसी मुद्दे पर तो लाना ही चाहता था, और ये मौका उसे अब मिल ही गया था। सच में नाना जी, आपके बच्चे कितने लकी हैं ना। आपने तो जरूर उनकी शादियां उनकी मर्जी से ही कराई होंगी, है ना? अच्छा, आपकी एक बेटी भी थी ना, जिसकी फोटो पर हार चढ़ाकर अपने ड्राइंग रूम में लगाया हुआ है। उनकी भी लव मैरिज थी क्या? उनका परिवार कहाँ है? रोहन को अच्छी तरह पता था कि इस बात का कोई जवाब नहीं मिलने वाला उसे, और वही हुआ भी। नाना जी खाना खाते खाते अचानक रुक गए। कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। आंखें भीगने को हुई, पर उन्होंने आंसू बड़ी सफाई से आंखों से ही दबा लिए। रोहन से उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, पर वो क्या करता, मजबूरी थी उसकी। वो अपनी माँ के यहाँ पहुँचने से पहले घर के लोगों को थोड़ा सा तैयार तो कर ही देना चाहता था। वैसे उन्हें देखकर साफ लगता था कि बीती बातों और फैसलों पर अच्छा खासा पछतावा था उन्हें। थोड़ी देर बाद नाना जी को वहीं छोड़कर रोहन और शरण्या घर की ओर चल दिए। उसके नाना जी के साथ हुई कुछ बातें, छुपाते हुए कुछ बातें शरण्या को भी बता दी। ये तुमने सही किया रोहन। मेरे ख्याल से तुम्हारी नानी के भी दिमाग में थोड़ी खलबली तो मचा ही देनी चाहिए हमें। चलो मैं करती हूँ उनसे बात। पर एक बात बताओ कि बात शुरू कैसे हुई थी? ये बात छुपा गया रोहन कि नाना जी ने उसे शरण्या की ओर चोर नजरों से देखते हुए पकड़कर ये बात शुरू की थी। नानी के हाथ से गर्मा गर्म कॉफी का कप लेते हुए 1 मिनट भी नहीं गवाया शरण्या ने, और बात छेड़ दी। दादी देखो तो, दादाजी क्या मॉडर्न बातें करने लगे हैं बुढ़ापे में। रोहन से लव मैरिज करने की बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले। बोल रहे थे जीवन साथी तो चुनने का सबको अधिकार होना ही चाहिए। दादी ने ये बात सुनते ही आंखों में बिन बुलाए मेहमान से उमड़ आए आंसुओं को साड़ी के पल्लू से पोंछकर कहा, सही तो कह रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आजकल के इतने पढ़े लिखे बच्चे इतना फैसला तो कर ही सकते हैं कि उन्हें अपना जीवन किसके साथ बिताना है। पर दादी, एक बात और पूछूं आपसे। सारा गांव जानता है मेरे पापा को दादा ने सारी जिंदगी इस बात की सजा दी है कि उन्होंने किसी जमाने में सारे समाज से दुश्मनी मोल लेकर अपने दोस्त शंकर और आपकी बेटी वैष्णवी की शादी कराई थी। तो क्या उस समय उन लोगों को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार मिलना चाहिए था? इस समय रोहन चुपचाप खड़ा उस लड़की को बोलते देख रहा था, जो कुछ समय पहले तक अर्जुन और अपने रिश्ते को ना समझ पाने के कारण उसे नादान लग रही थी। इस समय तो वो अपने पूरे रौद्र रूप में थी। बोलो ना दादी, क्या उन्होंने सच में इतनी बड़ी गलती की थी कि आपने सारी जिंदगी उनकी सुध नहीं ली? नानी की आंखों से बहती गंगा जमुना और पास ही खड़ी उनकी दोनों बहुओं की चुप्पी उनकी किसी बेबसी की तरफ इशारा कर रही थी। आज पूरे चांद की रात थी। क्या यही वजह थी आज किसी की भी आंखों में नींद नहीं थी? रोहन और शरण्या आज बुआ अम्मा के घर पर ही ठहरे थे। खाना खाकर रोहन बाहर आंगन में निकल आया था और बगल वाले घर में नाना जी और नानी जी को देख रहा था। नाना जी अपनी चारपाई पर लेटे किसी गहरी सोच में थे, और उनके सिर को आहिस्ता आहिस्ता दबाती नानी भी किसी और दुनिया में खोई हुई थी शायद। क्या सोच रही हो तुम? हाँ, कुछ खास नहीं, बस यही सोच रही थी कि रोहन बता रहा था कल रात की फ्लाइट से उसकी माँ और बहन यहाँ आने वाली है कनाडा से। कनाडा पर उन्होंने खासा जोर देते हुए अपने पति की ओर देखा था। हाँ, मुझे भी बताया था उसने। एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हें भी उसकी आंखें बिल्कुल बिल्कुल वैष्णवी जैसी लगती हैं ना? क्या तुम्हें भी? नानी ने बात पूरी सुने बिना ही जवाब दे दिया।
और सवाल पर सवाल भी दाग दिया। नाना जी कुछ नहीं बोले। कनाडा से आ रही है। हमारी वैष्णवी भी तो शादी के बाद कनाडा में ही शिफ्ट हो गई थी ना। एक बात समझ में नहीं आ रही। शरण्या ने तो कहा था कि रोहन उसकी फ्रेंड का भाई है और शहर से कोई रिसर्च करने आया है। हम खैर जो भी हो, तुम मिलाना उनसे। अगर वो पड़ोस में आए तो हो सकता है ना शरण्या अपनी बुआ अम्मा से मिलाने ले आए, तो तुम भी देखा ना। वैसे भी ये बिना बात का झगड़ा बरसों बरस खींचा है, अब और नहीं। नाना नानी की बातें रोहन के कानों तक तो नहीं पहुंच रही, पर वो उनकी तरफ से अब काफी हद तक निश्चिंत था। तुम अभी तक सोए नहीं रोहन? ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो यहाँ चला आया। पता है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कल कोई एग्जाम है मेरा। रोहन ने हंसने की कोशिश की। एग्जाम है तो एग्जाम ही सही, देखना तुम टॉप करोगे कल इसमें। शरण्या भी एक फीकी सी हंसी फेंकती हुई बोली, अर्जुन से कोई बात हुई तुम्हारी? रोहन की इस बात का कोई जवाब दिए बिना ही वो उसे वहीं अकेला छोड़कर अंदर चली गई। शरण्या के मम्मी पापा दोनों ही सुबह से मेहमानों का कमरा तैयार करने में व्यस्त थे। वैसे तो रोहन ने पिछले 12 दिन में पास ही एक छोटा सा फ्लैट किराए पर देख लिया था। अब मेल मुलाकात का अंजाम चाहे जो भी हो, ये तो तय था कि उन्हें कुछ दिन यहाँ रुककर ही वापस जाना था। शरण्या कम से कम आज तो जल्दी उठकर मेरे साथ हेल्प कर दो किचन में। मम्मी ने उसे सोते हुए झिंझोड़ा तो वो बौखलाकर बैठ गई। क्या अम्मा जरा सी बात की टेंशन लेती हो? वो लोग देर रात तक आएंगे और तुम सुबह सुबह ही शुरू हो गई। खैर वो उठी और फिर कुछ सोचकर गायत्री के घर जाने का सोचकर तैयार होने के लिए चली गई। रोहन के मन में भी सुबह से ही खलबली मची हुई थी, जो कि शाम तक आते आते अजीब से तूफान में बदल चुकी थी। वो बार बार घड़ी देखता और फिर इधर उधर घूमना शुरू कर देता। अंकल के साथ उसे अपनी मम्मी और बहन को ले जाना था। इंडिया तो वो आ ही चुके थे, पर दिल्ली से चेन्नई की फ्लाइट से अभी यहाँ तक आने का सफर बाकी था। रोहन बेटा परेशान क्यों हो? हम अभी थोड़ी देर में निकलते हैं ना, फिक्र मत करो, टाइम से पहुंच जाएंगे। शरण्या और उसकी अम्मा ने उनके लिए सारे जरूरी इंतजाम कर ही दिए हैं। नहीं नहीं अंकल, मुझे कोई फिक्र नहीं है सच में। पर सच तो यही था कि वो दोनों ही सोच और संभावना से घिरे हुए थे कि वैष्णवी के यहाँ आने के बाद क्या क्या हो सकता था। जब 25 साल पहले वो वहां से गई थी तब के हालात और अब के हालातों में जमीन आसमान का अंतर था। पर फिर भी क्या होने वाला था इसके बारे में कुछ निश्चित भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। गांव से एयरपोर्ट का रास्ता लगभग 1.5 घंटे का था, पर बीती बातों के सहारे वो कुछ जल्दी ही कट गया था। और उसके बाद दो पुराने दोस्त आंखों में बहुत सी बीती यादें लिए एक दूसरे के सामने खड़े थे। उनकी भीगी आंखों और एक दूसरे की जाने वाली बातों से रोहन और उनकी छोटी बहन साफ अनुमान लगा पा रहे थे कि शरण्या के पापा और उनके मम्मी पापा की ये दोस्ती कभी कितनी पक्की रही होगी। शरण्या जल्दी जल्दी टेबल रेडी करो ना, वो लोग आते ही होंगे। ओहो अम्मा, आप भी ना कितनी जल्दी हाइपर हो जाती हैं। आ भी गए तो क्या, कोई मेहमान थोड़े ही हैं। अब देखो ना, रोहन 15 दिन से यहीं पर तो है। उसे कभी कोई परेशानी हुई है आपकी वजह से जो उसकी मम्मी या बहन को होगी? फिर आपने इतने प्यार से इतनी सारी डिशेस बनाई हैं उनके लिए, तो तुमसे तो बात करना ही बेकार है। हटो, मैं खुद कर लूंगी। तुम बाहर गेट खोलने जाओ, हॉर्न की आवाज आ रही है। शरण्या तुरंत गेट की ओर दौड़ी। वो खुद भी कहीं ना कहीं देखना चाहती थी, मिलना चाहती थी रोहन की मम्मी से। खासकर जब से उसने अपनी माँ से उनकी लव स्टोरी सुनी थी, तब से तो और भी ज्यादा बेताब थी वो। नमस्ते आंटी, वेलकम वेलकम, प्लीज इधर से आइए। उसने बड़े प्यार से रोहन की मम्मी को हाथ पकड़कर अंदर की ओर बुलाया। पीछे पीछे उसकी बहन भी थी। हेलो, मैं रागिनी हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, प्लीज अंदर आओ ना। थोड़ी ही देर में सब चाय के साथ साथ बातचीत में इस तरह मशगूल हुए कि ऐसा लगता ही नहीं था कि पहली बार मिल रहे हैं। पर रोहन का दिल अभी भी शंका में था कि कल सुबह क्या होगा जब सब आमने सामने होंगे। वो किसी भी हालत में ना तो अपनी माँ को इस तरह परेशान देख सकता था, ना ही अपने बूढ़े नाना नानी पर कोई आंच आने दे सकता था। सुबह रोहन जल्दी उठकर तैयार हो गया था और वो सभी लोग आज शरण्या की बुआ अम्मा के घर जाने वाले थे और फिर मौका देखकर नाना जी के घर जाने का प्लान था उनका। आंटी आप कॉफी कितनी अच्छी बनाती हैं, सच में मेरा बस चले तो पीती ही जाऊं। अरे तो और ले लो ना रागिनी, जितनी चाहे इतनी बार पी लो। नहीं आंटी, काफी हो गया है अब। रोहन भाई तो रेडी भी हो गए हैं, मैं भी तैयार हो जाती हूँ जल्दी से। अच्छा शरण्या कहाँ है? वो दिखी नहीं सुबह से। हाँ उसे आज सुबह से किसी ने भी नहीं देखा। गई कहाँ है ये लड़की? सारे घर में ढूंढ मचने पर
पता चला कि वो तो सुबह उठने से पहले ही बुआ अम्मा के घर जा चुकी है। क्यों गई ये तो किसी को भी नहीं पता था। उधर सरन्या ने सुबह सुबह रोहन के नाना नानी के घर पहुंचकर अलग ही राग छेड़ा हुआ था, जो कि यकीनन किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं था। अच्छा आप बताओ दादाजी, आज के अखबार में ये जो खबर आई है ऑनर किलिंग की, क्या आप इससे सहमत हो? नहीं नहीं, बताओ मुझे। अरे जब लड़का लड़की पढ़े लिखे समझदार हैं और अपने माता पिता को सारी सच्चाई बताते हुए शादी की परमिशन मांग रहे हैं, तब उन्हें भी तो अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपने बच्चों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए या नहीं? अरे पर तू ये सुबह सुबह अखबार लिए हमारे घर क्यों चली आई है, ये बता। अरे दादी जी, अखबार लिए तो मैं तैयार होकर स्कूल के लिए निकली थी, फिर देखा स्कूल का टाइम तो अभी हुआ ही नहीं, तो क्यों ना आप लोगों के साथ एक कप चाय पीती चलूं। क्यों, कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं सरन्या, अच्छा किया, तेरे आने से रौनक सी आ जाती है घर में। कई बार सोचती हूँ इस घर में तो तीन तीन पोते हैं, हमारे घर अगर एक पोती भी होती तो बड़ी होकर तेरी ही तरह पटर पटर करती, घूमती चारों ओर, रौनक लगती तब घर में। अच्छा दादाजी, अगर आपकी कोई पोती होती तो बड़े होने पर आप तो उसे लव मैरिज करने देते ना, क्योंकि उस दिन भी आप रोहन से कह रहे थे सबको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए, है ना? हाँ बेटा, हम उसका साथ देने की कोशिश जरूर करते। ये सुनकर उसने प्यार से अपना एक हाथ दादाजी के हाथ पर रख दिया। सरन्या ने घड़ी देखी, उसको पता था अब किसी भी समय रोहन अपनी मम्मी और बहन के साथ आता ही होगा। उसने दादी के गले में प्यार से बाहें डालते हुए फिर पूछा, अच्छा दादी एक बात और बताओ, ये बात समझने में, इस सोच तक पहुंचने में इतने साल क्यों लगा दिया आप लोगों ने? पता है आपको, मेरे पापा ने हमेशा खुद को आपका कसूरवार समझा, जबकि उन्होंने आपकी बेटी और अपने दोस्त की शादी करा के कोई गलती नहीं की थी। उन लोगों ने आपसे कई बार आकर परमिशन मांगी थी, पर तब आप लोग कितने कट्टर हो गए थे, जो एक भी बार उनकी बात नहीं मानी आपने। बस कर सरन्या, तेरे दादाजी तेरी इन्हीं बातों को याद करके परसों पूरी रात सो नहीं पाए, और तूने फिर आज ये बातें। अभी दादी अपनी लरजती आवाज में अपनी पुरानी करनी की सफाई दे रही थी कि बाहर लोहे का मेन गेट खुलने की आवाज आई। सरन्या जानती थी कि क्या होने वाला है। वो दादाजी और दादी जी के बीच में उनका एक एक हाथ पकड़े वैसे ही शांत बैठी रही। बाहर आंगन बुहारती हुई रोहन की छोटी मामी भागती हुई अंदर आई। उनकी आंखें भीगी हुई थीं, चेहरा घबराहट और खुशी से लाल हो रहा था, पर मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। क्या हुआ बहू, कौन आया है? कोई कुछ कहता इससे पहले ही रोहन और उसकी बहन अंदर आ चुके थे। रोहन के नाना नानी उसे देखकर खुशी से खड़े हो गए और उसे अंदर आने का इशारा किया। नाना जी, ये रागिनी मेरी बहन, और ये, उसने आगे से हटते हुए रास्ता छोड़कर अपने पीछे आने वाली अपनी माँ को इंट्रोड्यूस कराया। ये मेरी माँ है। इस बात के बाद एक लंबा साइलेंस था माहौल में। चुप्पी इस कदर गहरी थी कि सांसों की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सरन्या के मम्मी पापा, रोहन की मम्मी और बहन, नाना नानी, मामी सब एक दूसरे को कितने ही क्षण हैरानी से खड़े देखते रहे, और सबसे पहले नानी ने अपनी बाहें फैलाईं। बैसू मेरी बच्ची, माँ। दोनों ही ओर से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी। बरसों पुराने सिकवे शिकायतें तो जैसे इन आंसुओं के साथ ही बहे जा रहे थे। शब्दों की तो किसी को जरूरत ही महसूस नहीं हुई। थोड़ी देर तक नाना जी अभी तक हैरानी से कभी रोहन को तो कभी उसकी मम्मी को देख रहे थे, और फिर उन्होंने दूर खड़ी रागिनी को इशारे से अपने पास बुलाकर उसका माथा चूम लिया। अप्पा मुझे माफ कर दो ना, बस 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 बेटा, बस बहुत हुआ, अब नहीं, बस अब नहीं रोना। कई बार सब कुछ कितना आसान होता है ना, बस शायद हम यही अपने अबोलेपन से उसे मुश्किल बना देते हैं। मतलब अगर बीते हुए समय में अपना सारा डर छोड़कर यहाँ से विदेश सेटल होने के बाद कभी वैष्णवी ने कोशिश कर ली होती अपने माता पिता से बात करने की, तो शायद उन्होंने उसे माफ कर दिया होता, या शायद ये समस्या थोड़ी या बहुत पहले ही सुलझ गई होती, या फिर उसके माता पिता ने ही अपनी झूठी शान और जात पात की लड़ाई से ऊपर उठकर उसके प्यार को स्वीकार कर लिया होता, या बाद में ही उन्हें माफ करने के लिए पहल की होती, तो आज इतने साल का अकेलापन उन्हें उलाहना न दे रहा होता। बहुत कुछ था सबके पास बोलने को, पर अभी कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बात भी सच है, जब हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, हम उन लम्हों में ही सबसे ज्यादा खामोश पाए जाते हैं। ये सब कुछ बेशक ही आसानी से हो गया था, और इसका रिजल्ट भी बड़ा ही सुखद रहा था, पर जिंदगी हमेशा ही इतने सुखद नतीजे नहीं दिया करती है। नाना नानी के साथ साथ रोहन की मम्मी और बहन से भी ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं रह सकी,
कि रोहन की नजरें किसी न किसी बहाने सरन्या पर ही आकर टिक जाती हैं, चाहे सामने कितने ही लोग क्यों ना हो। पिकनिक हो या मंदिरों और पार्क में घूमना फिरना, खेतों के किनारे या नदी में बोटिंग, आजकल सारे घर वाले एक ही साथ समय बिता रहे थे। गायत्री और सरन्या भी हर समय उनके साथ ही साथ थीं। हालांकि उसकी अम्मा ने ऐतराज किया था कि अब जब सब ठीक हो गया है तो क्यों तुम हर समय उन लोगों के घर में घुसी रहती हो। पर सरन्या को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था और आज सब लोग बड़े से पार्क में पिकनिक के लिए आए थे। अंताक्षरी खेलते खेलते कई बार रोहन ने कोई ऐसा गीत गाया जो साफ लगता था कि सिर्फ और सिर्फ सरन्या के लिए ही गाया जा रहा था। यही सब देखकर रागिनी अपने भाई को छेड़े बिना नहीं रह पाई। भैया कुछ तो शर्म करो, सभी तुम्हें देख रहे हैं। देखो तो नाना जी भी समझ रहे हैं सब। वैसे एक काम करो, सरन्या को कहीं और ले जाकर अपने मन की बात बता दो ना तुम। क्या बोल रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो सिर्फ गाना ही गा रहा था, सच्ची। रागिनी हंसे जा रही थी। किसे बेवकूफ बना रहे हो भाई, खुद को या हम सबको? साफ लिखा है तुम्हारी शक्ल पर कि वो लड़की क्या बन चुकी है तुम्हारे लिए। वैसे भी तुम मुझसे कब से प्यार करते हो, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है रागिनी, कहकर रोहन एक कोने में बेंच पर जाकर बैठ गया। सब इतना गलत कैसे सोच सकते हैं भला? उस दिन नाना जी पूछ रहे थे और आज रागिनी पीछे पड़ गई है। पर क्या ये लोग गलत हैं? नहीं, गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। रोहन इसमें कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ में कुछ था कहाँ। वो काफी समय से खुद को सरन्या की ओर देखने और उसके बारे में सोचने से रोक ही कहाँ पा रहा था। पहले तो फिर भी अर्जुन नाम को ही सही उसके साथ था, पर अब तो अर्जुन झूठ को भी उसकी जिंदगी में नहीं है। तो क्या उसे इस बारे में सोचना चाहिए? शायद हाँ, क्योंकि इसमें हर्जी क्या था? गायत्री की माने तो सरन्या को कभी अर्जुन से प्यार था ही नहीं। बस वो तो अपनी लाइफ में एकमात्र अर्जुन की प्रेजेंस होने की वजह से उसकी दोस्ती को प्यार समझ बैठी थी। उसने खुद को भी कई बार महसूस किया था। उसकी मदद करने के लिए सरन्या ने सारी हदें पार करते हुए उसका साथ दिया था। पर फिर भी प्रश्न वही का वही था, क्या सरन्या का उसके प्रति व्यवहार प्यार है? रोहन आओ ना, सब स्नैक्स खा रहे हैं, साथ में कॉफी भी है और तुम यहाँ अकेले बैठे हो, कुछ सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस मैं अर्जुन और तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मैंने तुमसे पूछना चाहिए था कि तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक ही हूँ। कई बार अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी जरूर आ जाती है। कितनी पागल हो गई थी मैं अर्जुन के लिए, पर उसे तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। उसने मुझे हमेशा अपना दोस्त ही समझा था। अब तो मुझे भी लगता है कि शायद मैंने भी अपने दिल में पनपते इस एहसास को गलत ही समझा, क्योंकि मुझे भी इससे दूर होकर वो दुख नहीं हुआ जो शायद होना चाहिए था। जबकि मैं बहुत इमोशनल हूँ, फिर भी ऐसा लगा कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ। सरन्या इस तरह हंसी जैसे अपनी बेवकूफ़ी का जश्न मनाने के मूड में हो। तुम्हें पता है रोहन, हमेशा से मन में था कि सारी परंपरा और रिवाजों से ऊपर उठकर किसी से प्यार करूं, लव मैरिज करूं। लाइफ में थोड़ा सा तड़का हो, मसाला हो, लोग मुझे रोकें, कमरे में बंद करें, रस्मों की दुहाई दें, मैं जिद में आकर किसी फिल्म की हीरोइन की तरह खिड़की से कूदकर भागूं और मंदिर की ढेर सारी सीढ़ियां चढ़ते हुए जाकर अपने सामने खड़े अपने हीरो के गले में जयमाला डाल दूं। पर सब फुस हो गया यार, मेरे बरसों का सपना टूट गया। कुछ इस तरह से हंसी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि इस हंसी में कितनी सच्चाई है। ये कैसा सपना है यार तुम्हारा? इतना ड्रामा क्यों चाहिए था यार? अप्पा के कड़े नियमों के चलते हमारे घर में हमेशा ही कितना स्ट्रिक्ट माहौल रहा है, ये तुम्हें नहीं पता। बस इसीलिए हमेशा से मन था कि बड़ी होकर कुछ मसाला जरूर ऐड करूंगी अपनी इस फीकी फीकी सी जिंदगी में। रोहन को समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे इस प्यारी सी लड़की की एक मासूम सी ख्वाहिश का। एक बार की तो ये भी मन हुआ कि कह दे कि चलो कौन से मंदिर की ऊंची सीढ़ियां चढ़कर जयमाला डालनी चाहती हो, बताओ एक बार तो ले चलूं तुम्हें, और हीरो की परवाह मत करो। ये जो खड़ा है ना तुम्हारे सामने, ये तुम्हें तब से पसंद करता है जब से तुम दो चोटी बनाए अपनी बहन लावण्या को कनाडा में वीडियो कॉल किया करके उल जलूल बातें किया करती थी अपने स्कूल की, तब से पसंद करता है। जब तुम एग्जाम में फेल हो जाने पर अपने अप्पा से डांट खाकर लावण्या को कॉल करके एक एक बात बताती थी रोते रोते। ये पिछले 10 वर्षों की बातें हैं, क्योंकि शंकर अंकल और वैष्णवी की मदद की थी सरन्या के पापा ने, इसलिए उन्होंने भी लावण्या के पति को कनाडा में सेटल होने में पूरी मदद की थी। और इसलिए दोनों घरों में इतना आना जाना था कि एक ही घर लगता था।
लावण्या के प्रेग्नेंट होने से लेकर निक्की की पैदाइश तक वैष्णवी और शंकर ने दोस्त की बेटी होने के नाते उसके माता पिता की तरह ही ध्यान रखा था, क्योंकि वो लोग शरण्या के फाइनल एग्जाम और उसके दादाजी के बीमार होने के कारण उस समय कनाडा नहीं जा पाए थे। उस समय 16-17 साल के रोहन का फेवरेट काम हुआ करता था निक्की को खिलाने के बहाने लावण्या के घर जाना, फिर शरण्या की वीडियो कॉल आते ही उसे अपनी बहन लावण्या से बचकानी बातें शेयर करते हुए देखना, जिसका पता उसके अलावा सिर्फ उसकी बहन रागिनी को ही था। क्या सोच रहे हो रोहन? मेरी बातें बहुत बेवकूफाना लग रही है ना? नहीं, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कौन से ऊंचे मंदिर ले चलूं तुम्हें, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। रोहन बोलने को तो बोल गया, पर कुछ सकपका भी गया। मंदिर का पता तो मैं बता दूंगी तुम्हें, पर वो बंदा कहाँ से लाऊं यार, जिसके गले में माला डालूंगी। पल भर के लिए दोनों की आंखें मिली और उसके बाद जल्दी ही दोनों को ये एहसास हो गया कि यहाँ आसपास खड़ा परिवार का हर सदस्य उन्हीं को देख रहा है। स्थिति को भांपते हुए वो दोनों अपनी नजरें चुराते हुए उन्हीं की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाने लगे। तभी शरण्या का फोन बजा। हेलो, हाँ अर्जुन, क्या हुआ? अभी कहाँ? ठीक है, मैं रोहन के साथ आती हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? अर्जुन का कॉल था शायद। हाँ, मिलने को कह रहा है, कुछ अपसेट भी लग रहा है। 2 घंटे बाद मिलेगा वो। और हाँ, तुम्हें भी साथ चलना होगा, चलोगे ना? हम के अलावा कोई जवाब ही नहीं था रोहन के पास। क्यों बुलाया होगा उसने इसे? ऐसी क्या बात हो सकती है भला जो इतनी अर्जेंसी है? इनकार तो वो कर ही चुका है इसे, फिर अब कहीं उसका इरादा तो नहीं बदल गया, या फिर शरण्या जैसी लड़की को छोड़ने के बाद उसे अफसोस हुआ हो। नहीं तो और क्या हो सकता है? 15 दिनों से तो ये दोनों टच में भी नहीं थे एक दूसरे के, और अब अचानक रोहन का दिमाग इस वक्त सच में ही चकरा गया था और वो समझ नहीं पा रहा था कि करे क्या अब। उसके पास असलियत जानने के लिए शरण्या के साथ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था। इस समय वो एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। जिस दिन वो यहाँ आया था उस समय अपने पिता की मृत्यु और मम्मी की बीमारी की वजह से वो कुछ और सोचने की स्थिति में नहीं था। उस पर से जब शरण्या ने अर्जुन के बारे में बताते हुए उसे लगभग धमकाया था, तब भी उसने साफ कह दिया था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब वो बस अपने नाना नानी को मनाने के बारे में सोच रहा था। पर धीरे धीरे जब वो शरण्या के प्लान में शामिल हुआ, सुबह शाम उसके साथ रहा और उसे अच्छे से जानने लगा, तो अपने मन के सॉफ्ट कॉर्नर में हमेशा से बसी उस लड़की को इग्नोर नहीं कर पाया। सोने पे सुहागा। अर्जुन के एंगेज होने के बाद तो उसके मन ने ये मान ही लिया था कि आज नहीं तो कल वो इस बारे में बात करेगा उससे, पर शायद उसे देर हो गई थी, क्योंकि आज अचानक ये सब पिकनिक के बाद सबको घर तक छोड़कर उसने अपने मामा की बाइक निकाली और शरण्या को पीछे बैठाकर वो खेतों के बीच बनी पगडंडी वाले शॉर्टकट रास्ते से शहर की ओर चल दिया। उसका मन काफी भारी सा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ खो देने वाला है आज। क्या उसका सोचना सही था? रोहन खुद बाइक पर बैठा कर ले गया था शरण्या को। अर्जुन के साथ रेस्तरां में बात करने का पूरा मौका देते हुए उसने बाहर घूमने का बहाना बनाया और बाइक लेकर सड़कों पर देर तक दौड़ाता रहा। उसे कुछ सोच सोच कर यूं ही गुस्सा आए जा रहा था। कमाल है, ये अर्जुन भी पहले खुद कभी भाव नहीं दिया शरण्या को, उसके प्यार को भी हमेशा इग्नोर किया, और अब जब सब कुछ भूलकर नॉर्मल होने की संभालने की कोशिश कर रही है, तब फिर से उसकी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं क्या बात कर रहा होगा। सच में ही कहीं उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डंप कर दिया हो तो कहीं। नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं क्यों ये सब बातें मेरे दिमाग में आए जा रही हैं। रोहन काफी देर बाहर घूम घाम कर उसी जगह पहुंचा जहां उसे उन दोनों को बात करते हुए छोड़ा था। शरण्या को उसको आया हुआ देखकर उसके पास आई और चुपचाप बैग पर बैठ गई। क्या हुआ? क्यों बुलाया था इसने? क्या कह रहा था? शादी के लिए इनवाइट तो नहीं कर रहा था तुम्हें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी चुपचाप बैग चलाओ ना, घर जाकर बताती हूँ तुम्हें। पर रोहन को चैन नहीं आ रहा था। उसने बैग को ब्रेक लगाया और झटके से रोक दिया। शरण्या इस झटके के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वो आगे बैठे रोहन पर लगभग गिर ही पड़ी। सॉरी सॉरी, वो अचानक ब्रेक लगाना पड़ा, आगे कुछ आ गया था। शरण्या ने आगे साफ पड़ी सड़क को हैरानी से ताका और चेहरे को अजीब तरीके से फैलाते हुए बोली, अच्छा, दिख तो कुछ नहीं रहा। अर्जुन ने तुमसे ऐसा क्या कहा जो तुम इतनी अपसेट हो? अपसेट? सच में? वैसे कायदे में तो मुझे खुश होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी बचपन की गर्लफ्रेंड कहीं और सेटल होने की तैयारी में है, और इसीलिए अर्जुन मुझे प्यार लौटाने आया है। मतलब उसने मुझे प्रपोज किया है। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं चाहूँ
तो मुझे मेरा प्यार वापस मिल सकता है। मतलब मेरा सोचना सही था। रोहन के दिमाग में ये बात बिजली की तरह कौंधी। मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर क्या मेरा इस तरह से सोचना, चिंता करना सही है? अभी मुझे भी ये पता नहीं कि आखिर शरण्या मेरे बारे में क्या सोचती है। अरे कुछ सोचती भी है या नहीं, ये भी नहीं पता, और मैं बेकार में ही उखड़े जा रहा हूँ। और मैंने उसे दोस्त माना है, और मैं जितनी हो सकेगी इसकी मदद करूंगा, मुझे इतना पता है बस। ये सोचकर रोहन ने गहरी सांस लेकर फिर से बाइक स्टार्ट की और गांव की ओर चल दिया। तो इतनी कंफ्यूज कैसे हो सकती है यार? आखिर चल क्या रहा है तेरे दिमाग में, बता मुझे। 3 दिन हो गए, तू अर्जुन के प्रपोजल को होल्ड पर रखे है क्यों? गायत्री, तुझे नहीं लगता इस बात पर मुझे जितना खुश होना चाहिए मैं उतनी खुश नहीं हूँ? सच पूछूं तो मुझे खुद नहीं पता कि ऐसा क्यों है। नहीं पता तो पता लगाओ मेरी जान। ढूंढो उस वजह को जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रही। कहीं ऐसा ना हो तुम यूं ही सोचती रह जाओ। गायत्री हंसती हुई चली गई और शरण्या सब कुछ समझते हुए भी नासमझी के खेल में लिपटी रह गई। हमारे साथ अक्सर ऐसा ही हो जाता है कि हमें आंखों के सामने सच्चाई तो दिख रही होती है, पर हम किसी डर के चलते या फिर अपनी जिद के चलते उसे अनदेखा कर देते हैं। शरण्या के सामने इस समय ये दोनों ही वजह से उठाए खड़ी थी। अर्जुन उसकी पुरानी जिद था, जिसका पता लावण्या को भी था और अप्पा अम्मा को भी, बल्कि और भी बहुत से दोस्तों को ये पता था। इसलिए अर्जुन को मना करने का मतलब अपनी ही पसंद और जिद के पीछे हटना था। साथ ही रोहन के मन को शरण्या भी जानती ही कहाँ थी, उस पर उसे भी तो पहले ही दिन धमकाते हुए अर्जुन के बारे में बता दिया था। तो अब किस मुंह से अपने दिल में उमड़ उमड़ कर आ रहे मनचले ख्यालों को हवा देती वो। इधर अर्जुन ने भी यही सोचा कि उसे उसका प्यार नहीं मिला तो क्या, कम से कम शरण्या को तो उसका प्यार दे ही सकता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता था अर्जुन को कि उसकी जिंदगी में कौन है और कौन नहीं। शायद इसीलिए उसने ये प्रस्ताव शरण्या के सामने रख दिया था। अगर वो इसे मानती है तो भी ठीक, और नहीं मानती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था उसे। इधर शरण्या की कशमकश खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उधर दोनों घर के लोग मन ही मन उसकी और रोहन के रिश्ते की बात चलाने का इरादा कर चुके थे। सभी को उम्मीद थी कि इस रिश्ते पर कहीं से कहीं तक भी किसी को ऐतराज नहीं होने वाला। शरण्या, तुम शाम को हमारे साथ चल रही हो ना मंदिर? गायत्री को भी कह देना, वो भी चलेगी हमारे साथ। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का। उसको अनमनी और पूरी तरह से कंफ्यूज सी देखकर मम्मी ने दूसरा दांव फेंका। सोच लो अच्छे से, क्योंकि आज तुम्हारे अप्पा बहुत अच्छे मूड में हैं और तुम्हें तुम्हारी पसंद का लहंगा दिलवाने के लिए वापसी में शहर की ओर जाने का भी प्रोग्राम है उनका। शरण्या हैरानी से अम्मा को देखने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि काफी समय से वो अपने अप्पा से एक सुंदर से लहंगे की डिमांड कर रही थी, और वो इतनी आसानी से तैयार नहीं थे दिलवाने के लिए। अब अचानक आज ऐसा क्या हो गया, ये उसकी समझ में नहीं आ रहा था उसे। क्या सच में अम्मा आप लोग तो मंदिर जा रहे हो ना, देवी दर्शन के लिए? फिर ये शॉपिंग? अरे बेटा, मंदिर तो एक बहाना है। हम सब लोग तो एक साथ टाइम बिताने और खुशियां साझा करने का बहाना ढूंढ रहे हैं बस। वापसी में रोहन की बहन और मामियाँ शॉपिंग करने के लिए शहर जाना चाहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तभी हम भी कुछ खरीद लें। ऐसे तो तुम्हारे अप्पा को मनाना बहुत मुश्किल है, पर सबके सामने वो मना नहीं कर पाएंगे हमें, क्यों? ठीक है ना? शरण्या मुस्कुराती हुई तैयार होने चली गई, क्योंकि आज अप्पा के साथ अम्मा भी पूरे मूड में थीं। रोहन के नाना जी ने अपनी ट्रैक्टर ट्राली में गद्दे बिछवाकर सबके बैठने का इंतजाम कराया था, क्योंकि मंदिर का रास्ता थोड़ा लंबा था। जब शरण्या अपनी मम्मी के साथ घर से बाहर आई, तब रोहन एक एक करके अपनी मम्मी, मामी और नानी को हाथ बढ़ाकर ट्रैक्टर ट्राली में चढ़ाने में हेल्प कर रहा था। शरण्या ने आज सफेद रंग पर गहरे रंग की किनारी और बॉर्डर वाली खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। लंबे बालों की चोटी में आज बहुत समय बाद गजरा भी लगा हुआ था। क्या बात है, आज तुम्हारे बालों में गजरा और तुम्हारी फेवरेट ये सफेद साड़ी ऐसे ही पहन ली यार। जाने का मन भी नहीं था, पर मम्मी की जिद पर जा रही हूँ। अच्छा, वैसे तुम्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम आंटी की जिद पर जा रही हो। गायत्री की बात पर शरण्या चुप रह गई। अच्छा जरा देख तो सही, कितने प्यार से सबको हाथ पकड़कर चढ़ा रहा है ट्रॉली में। चल अब हम भी चलें देवी दर्शन के लिए। गायत्री आंख मारते हुए आगे निकल गई। रोहन ने हाथ पकड़कर पहले गायत्री और फिर शरण्या को भी ट्रॉली में चढ़ाया, और सब लोग देवी का नाम लेकर पहाड़ी वाले मंदिर की ओर चल दिए। अच्छा एक बात बता, तूने क्या सोचा अर्जुन के प्रपोजल के बारे में? अभी तक तो कुछ भी नहीं सोचा। सच पूछो तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा तूने एक बात नोटिस की
कि तू रोहन के साथ कितनी कंफर्टेबल है। उसे देखकर तू जरा भी झिझकती या सकुचाती नहीं है ना। देख, अभी उसका हाथ पकड़ते हुए तू जरा भी नहीं झिझकी। वो तो अर्जुन के साथ भी गायत्री, इसमें नया क्या है। पर अर्जुन के साथ तो तुझे सालों हो गए यार। इतने समय में कंफर्टेबल होना तो नॉर्मल है ना। जबकि रोहन से मिले अभी महीना भी नहीं हुए हैं। तू कहना क्या चाहती है वही जो तू समझना नहीं चाहती यार। खैर छोड़, बस एक काम करना, देवी दर्शन के समय थोड़ी सी सद्बुद्धि मांग लेना, सही गलत में अंतर करने की। सभी लोग आपस में हंसते बतियाते भजन गीत गाते रास्ता काट रहे थे, जबकि सरन्या अब बिल्कुल चुप थी। गायत्री की बात समझते हुए भी जाने क्यों उसे समझ नहीं पा रही थी। वो अभी तय नहीं कर पा रही थी कि क्यों उसके प्रेम प्रस्ताव को अर्जुन द्वारा अस्वीकार करने पर भी उसे उतना दुख नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और अर्जुन के वापस आने पर भी उसे इतनी खुशी नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। जबकि अगले महीने रोहन के एक दिन के लिए वापस कनाडा जाने की बात सुनकर वो अभी से अजीब सा खालीपन फील कर रही थी। खैर जो भी हो, मंदिर में दर्शन अच्छे से होने के बाद सब लोगों ने जमकर शॉपिंग करने की ठानी। वो बहुत ही मस्त होने वाली थी। शहर के सबसे व्यस्त मार्केट में चाट पकौड़े खाने के बाद सारी महिलाओं ने मिलकर एक बहुत बड़े शोरूम पर धावा बोल दिया था। रोहन और सरन्या की मम्मी, मामी और नानी ने साड़ी वाले काउंटर पर साउथ सिल्क की साड़ियों को देखना शुरू कर दिया, जबकि सरन्या रागिनी और गायत्री के साथ लहंगा चोली वाले काउंटर पर गईं। रागिनी ने पहली बार इस तरह के परिधान खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया था, इसलिए उसे एक जैसे पर अलग अलग रंग के कई सारे ड्रेस खरीदने का मन था। रोहन इस काम में उसकी मदद कर रहा था। भैया ये देखो कैसा लग रहा है। रागिनी ने मर्जेंटा लहंगे टॉप के साथ ग्रीन कलर की चुन्नी वाली ड्रेस खुद पर लगाते हुए पूछा। बहुत सुंदर है, ये भी ट्राई करो, तुम पर अच्छा लगेगा। रागिनी खुशी खुशी सभी ड्रेसेस ट्राई करने में लगी थी, पर सरन्या की नज़र तो बस एक ही जगह जाकर टिक गई थी। उसे व्हाइट कलर पर हैवी एम्ब्रॉयडरी और ग्रीन दुपट्टे वाला लहंगा बहुत पसंद आ रहा था। उसने उस लहंगे का दुपट्टा उठाया और खुद पर लगाकर देखा। वो रंग उस पर वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। उसने गायत्री की तरफ पूछने के हिसाब से नजर उठाई, पर उसकी नजर अपनी ओर देखते ही रोहन पर जाकर अटक गई। पूछने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि रोहन के उसकी तरफ देखने का ढंग ही बता रहा था कि ये ड्रेस उसके लिए ही बनी है। पापा, मुझे ये वाला लहंगा चाहिए। उसके पापा के पास खड़े नाना जी, जो कि ये सब देखकर बहुत देर से खुश हो रहे थे, बोल पड़े, तुम्हें जो लेना है ले लो बेटी। अपने परिवार को इस तरह साथ देखकर बहुत खुश हूँ मैं आज, इसलिए बिल का पेमेंट तो मैं ही करूँगा। उन्होंने अपना हाथ बड़े अधिकार के साथ सरन्या के पापा के कंधे पर रखकर मुस्कुराते हुए कहा, चल अब एक काम करते हैं, इस लहंगे का फोटो लवण्या को भेजते हैं। ये सरन्या का फेवरेट काम था। मतलब कोई भी सुंदर और महंगी चीज लेते ही वो लवण्या को चिढ़ाने के लिए उसे फोटो जरूर भेजती थी। लवण्या ने भी देखते ही तुरंत मैसेज किया, इतना हैवी लहंगा पहनोगी कब? कोई भी तो फंक्शन करीब नहीं है, अपनी सगाई पर पहन लूंगी ना। सगाई पर? तो फिर व्हाइट क्यों खरीदा? कोई और रंग ले लेती। अरे मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, और फिर रोहन को भी तो पसंद है और गायत्री को भी। अच्छा चलो तुम लोग अभी मजे करो, मैं तुम्हें शाम को वीडियो कॉल करती हूँ। लवण्या काफी दिन से अपनी बहन से कुछ खास बात करना चाह रही थी। अब तो पापा मम्मी ने भी उसे कई बार फोन करके रोहन और सरन्या के बारे में डायरेक्ट उसकी राय पूछी थी। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सरन्या के मन की बात जानने के लिए भी कहा था। शायद वो लोग समझने लगे थे कि अभी इतने कंफ्यूजन में है कि खुद अपने मन की बात ठीक से समझ नहीं पा रही है। अच्छा बहुत मस्ती हो गई आज के लिए, अब घर की ओर चलो, पहुंचते पहुंचते भी रात हो जाएगी हमें। नाना जी की आवाज पर सभी इकट्ठे होकर वापस गांव की ओर चल दिए। एक साथ ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर गाते बजाते मंदिर और फिर ढेर सारी शॉपिंग का ये मजा सबको बहुत दिन तक याद रह जाने वाला था। इस बार रोहन सरन्या के बिल्कुल पास आकर बैठ गया था। सुनो, तुम्हारी अंकल से बात हुई अर्जुन के बारे में? क्या कहा उन्होंने? नहीं, बात नहीं हुई। बल्कि सच पूछो रोहन, तो मैंने उनसे कई बार बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने इग्नोर कर दिया। मुझे लगता नहीं वो आसानी से मानेंगे, और उनकी मर्जी के बिना कुछ करने का तो मैं सोच भी नहीं सकती।
तुम एक बात याद रखना शरण्या, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें उनकी मर्जी के बिना भी शादी करनी पड़े तो भी मैं सारे अरेंजमेंट करवा दूंगा, पक्का। थैंक्स, पर अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है। और गांव में तो अब पापा नाना जी वगैरह के सामने अर्जुन से मिलना और बात करना भी मुश्किल सा लग रहा है। अच्छा, तुम एक काम करो, कल शाम 6 बजे मुझे अर्जुन के साथ ऊपर पहाड़ी वाले मंदिर में मिलो। हम वहीं डिसाइड करते हैं कि आगे क्या करना है। एक भी ऐसा दोस्त हो जीवन में तो सच में जीवन आसान हो जाता है। इसका मतलब रोहन से हर तरह की मदद की उम्मीद कर सकती थी शरण्या। अब तो बस अर्जुन को हाँ करने की देरी थी उसे। सच में ही रात हो गई थी घर पहुंचते पहुंचते। आपस में बात करते करते गायत्री और शरण्या एक दूसरे के कंधे पर जाने कब सो गई थे। उन्हें तब पता चला जब रोहन ने उन्हें हिलाकर उठाया था। घर आ गया है, अब उठ जाओ दोनों। रात में भी शरण्या को अपने लहंगे के सपने आते रहे और सुबह उठकर उसने सबसे पहले लहंगे को ही देखा था प्यार से। आज लवण्या का कॉल आना तय ही था, क्योंकि कुछ दिन से उसके दिमाग में भी काफी कुछ चल रहा था और उसके मम्मी पापा भी उसे फोन करके शरण्या का मन टटोलने के लिए बार बार कह रहे थे, हाँ अब दिखाओ अपना लहंगा। कल इसका लुक ठीक से नहीं पता चल रहा था। लावण्या वीडियो कॉल पर थी और अपनी छोटी बहन को इस रूप में देखकर उसकी आंखें भर आई थीं। खुले बालों में तो शरण्या का चेहरा वैसे भी बहुत आकर्षक लगने लगता था। उस पर से हल्का मेकअप और व्हाइट लहंगा ग्रीन दुपट्टे के साथ वैसे तो तुम पर बहुत सूट कर रहा है ये रंग, पर कोई गहरा रंग भी ले सकती थी। फंक्शन के हिसाब से सोच रही हो तो। नहीं, मुझे तो यही पसंद आया। और पता है, रोहन की नज़र भी इसी ड्रेस पर अटकी थी, तो फिर मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। और तुम्हें तो पता है ना, मैं कब से ऐसा ही तो लेने का सोच रही थी। फिर मुझे ये ख्याल भी आया कि ज़्यादा देर सोचने में लगाऊंगी तो कहीं पापा मना ही ना कर दे लेने के लिए। इस बात पर दोनों बहनें एक साथ हंस दी। अच्छा, एक बात बताओ, लड़के का तो अता पता भी नहीं, तो तुम सगाई के सपने कैसे देख रही हो भाई? लवण्या अब बात को ज्यादा ना खींचते हुए डायरेक्ट पॉइंट पर ही आ गई थी। यार, अब तुम भी ऐसे करोगी? कब से तो जानती हो ना तुम अर्जुन को। हाँ, जानती हूँ अर्जुन को, पर तुम्ही ने तो कब से मुझे कंफ्यूज किया हुआ है। खैर छोड़ो, ये बताओ कि अर्जुन तुम्हारा फाइनल डिसीजन है ना? तुम कहो तो सही में पापा से बात करती हूँ अभी। एक मिनट एक मिनट, मैंने क्या कंफ्यूज किया है तुम्हें? शरण्या, पिछले कितने समय से तुम्हारी जुबान पर जो नाम था वो था रोहन का। रोहन के साथ मंदिर जा रही हूँ, रोहन के साथ मूवी गई थी, रोहन को बुआ अम्मा के घर लेकर गई थी, आज रोहन स्कूल आया था, रोहन के नाना नानी को मनाने में हेल्प करनी है, रोहन के साथ वॉक करने जाना है। आज रोहन उदास था, कल रोहन मंदिर की सीढ़ियों से मुझे गोद में उठाकर नीचे तक लाया। अगले हफ्ते रोहन की मम्मी और बहन इंडिया आ रही हैं। जब देखो तब रोहन रोहन, बस रोहन की ही बातें। तो तुम ही बताओ ना जान, मेरी कंफ्यूजन क्यों ना होता? फिर अर्जुन से हर्ट होने के बाद भी तुमने मुझसे उसकी इतनी बातें नहीं की जितनी की रोहन द्वारा तुम्हें उस स्थिति से निकलने की कोशिशें तुमने मुझे गिनाई। कंफ्यूजन तो होना ही था ना फिर। लावण्या की बातें बिल्कुल सच थीं और शरण्या सोच रही थी कि जब एक दिन में एक बार वीडियो कॉल करने वाली बहन को इतना अजीब लग रहा था, तो सारे दिन साथ रहने वाली गायत्री और मम्मी ने तो ना जाने इतनी बातों पर क्या क्या सोच लिया होगा। अरे नहीं लावण्या, ये कोई कंफ्यूजन क्रिएट करने वाली बातें थोड़ी ना होती हैं। अच्छा, सच में तो सगाई अर्जुन से और लहंगा रोहन की पसंद का क्यों? क्या ये बात भी कंफ्यूजन लायक नहीं है? बात सभी सही थी और कहीं ना कहीं ये बातें तो समय समय पर उसके मन में भी कितनी ही बार सिर उठाती रही थीं, पर उसने ही उन्हें किसी तरह की दिमागी उलझन से बचने के लिए बुरी तरह से कुचल दिया था। गायत्री ने भी तो कितनी बार उसे यही सब समझाया था, पर उसे भी शरण्या ने हर बार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरकर गलत साबित कर दिया था। पर आज लावण्या की बात का कोई जवाब नहीं बन पा रहा था उसे। शायद वो अपने ही अंदर उमड़ते घुमड़ते विचारों से लड़ते लड़ते हार मानने लगी थी। अब बार बार वो खुद यही सोच रही थी कि कितनी सही है लावण्या कि कही हुई बात जब सोच में रोहन है, बातों में रोहन है, तो फिर अर्जुन का क्या? और अगर अर्जुन इम्पोर्टेंट है तो फिर रोहन क्यों शामिल हो जाता है हर बात में? लावण्या, मैं क्या करूं अब? मुझे लगता है जैसे मैं अजीब सी उलझन में फंसी जा रही हूँ
और मुझे कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा इससे निकलने का। इस समय उसकी आवाज इतनी रुआंसी हो गई थी जिसे उसकी बहन बहुत आसानी से पहचान गई। उलझन को समय रहते ही सुलझाया जाता है शरण्या, नहीं तो उन उलझनों का पहाड़ बन जाता है और तब हम चाह कर भी उसका बोझ नहीं उठा सकते। हम सब तो तुम्हारे साथ थे ना, तो फिर तुम अकेली क्यों उलझती रही इस तरह? पापा से कहा होता, मुझसे कहा होता तो इस तरह आज अकेली नहीं जूझ रही होती। न ख्यालों के चक्रव्यूह में तुम। शरण्या को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। वो लावण्या से 10 साल छोटी होने के कारण खुद को कभी उससे इतना क्लोज नहीं कर पाई थी कि उसे अपने दिल की बात खुलकर बता पाए। तुम्हें पता है शरण्या, जब अम्मा ने मुझे बताया था ना कि रोहन ने उनकी कॉफी की तारीफ की, तो तुमने अगले ही दिन उनसे जिद करके वैसे ही कॉफी बनाना सीखी थी। तभी से मेरा ये सो कॉल्ड कंफ्यूजन शुरू हो गया था, क्योंकि जो काम तुमने कभी अप्पा या अम्मा की खुशी के लिए नहीं सीखा, वो रोहन के लिए सीखा। क्या तब भी मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों? और तो और, सबसे अलग थलग रहने वाली तुम सब कुछ भूल भाल कर रोहन की समस्या से ऐसे जुड़ी कि अपना ही होश नहीं रहा तुम्हें। क्या तब भी मुझे नहीं सोचना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ? बोलो, तुम्हारा मतलब है लावण्या कि मैं अपनी जिंदगी से जुड़ा एक निर्णय भी खुद नहीं ले सकती? मैंने कितना पढ़ा लिखा, वो क्या सब बेकार रहा? ऐसा नहीं है जान मेरी, तुमने पढ़ा तो बहुत है, पर शायद गुना नहीं है। नहीं तो तुम समझ जाती कि वास्तव में तुम्हें जिंदगी में चाहिए क्या। समझ जाती कि वो कौन है जिसे तुम प्यार करती हो। मैं प्यार करती हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा लावण्या? सच तो ये है कि मैं और रोहन तो एक दूसरे को ठीक से जानते पहचानते भी नहीं। तुम रोहन की मत सोचो, अपना बताओ शरण्या, क्योंकि वो तो तुम्हें पिछले कई सालों से जानता है, पहचानता है और पसंद भी करता है। और हाँ, कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार पापा से जरूर बात करना, उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। लावण्या फोन रख चुकी थी, पर शरण्या ये सारी बातें करने सुनने के बाद कई घंटे तक कुछ भी सोचने लायक नहीं रही थी। बीती हुई सारी बातें, सारी घटनाएं उसके इर्द गिर्द तितलियों की तरह पंख फैलाए उड़ रही थी। बहन की बातों ने उसकी बहुत सारी उलझनों की गांठें खोल दी। बहन की बातों ने उसकी बहुत सारी उलझनों की गांठें खोल दी थी। पर उसने ये क्यों कहा कि पापा से जरूर बात करना? शाम के 4 बज चुके थे। उसने खुद को बिस्तर से जबरदस्ती उठने पर मजबूर किया और दोनों हाथों से नीचे फर्श चूमता लहंगा ऊपर की तरफ उठाए कुछ बुझे मन से पापा के पास पहुंच गई। पापा, मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ? ऐसे क्या देख रहे हैं? बताइए ना। मेरी गुड़िया तो हमेशा से ही किसी भी ड्रेस में इतनी ही प्यारी लगती है। और ये तो बताओ, तुम सुबह से थी कहाँ? शरण्या ने पापा की बात को इग्नोर करते हुए कहा। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। मैं जानता हूँ शरण्या, शायद तुम्हें मुझसे अर्जुन के बारे में बात करनी है, पर बेटा, मैं इस समय तुमसे रोहन के बारे में बात करना चाहता हूँ। रोहन, उसके बारे में आपको क्या बात करनी है पापा? शरण्या एक बार फिर जानकर भी जैसे अनजान बनने की कोशिश में थी। बेटा, तुम हमेशा से जिद्दी रही हो। अपनी पढ़ाई के लिए सब्जेक्ट्स, नौकरी, म्यूजिक, कपड़े आदि में हमेशा ही तुमने अपनी जिद चलाई और मैंने मानी भी, क्योंकि तब तुम सही थी या फिर बहुत ज्यादा गलत नहीं थी। जिद अगर सही चीज की हो तो जिंदगी बना देती है, पर जिद के चलते तुम अगर गलती करने पर आओगी तो मैं तुम्हें टोकूंगा तो जरूर ही। पापा की बातें आज शरण्या के दिल में उतर रही थी सीधा। मैं ये नहीं कहता कि अर्जुन अच्छा लड़का नहीं है, पर रोहन, उसकी सोच में मुझे अपनी सोच नजर आती है। किसी समय में मैंने सारी दुनिया से दुश्मनी मोल लेकर उसके माँ बाप की शादी करने में मदद की थी, क्योंकि वो एक दूसरे को सच्चा प्यार करते थे। और आज उसे देखो, वो भी तुम्हें और अर्जुन को एक करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, क्योंकि वो ये समझता है अर्जुन के लिए तुम्हारा प्यार सच्चा है। सही है तुम्हारा निर्णय, पर क्या सच में ऐसा ही है शरण्या? अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम क्या चाहती हो। शरण्या की आंखें अब तक पूरी तरह से भीग चुकी थीं। उसने कभी अपने मन की बात खुलकर क्यों नहीं की पापा से, लावण्या से, अम्मा से। एक तरफ अर्जुन है जो किसी और से प्यार करता था और आज उस लड़की के द्वारा ठुकराए जाने के बाद तुम्हें सेकंड चॉइस के तौर पर मानते हुए तुम्हारे सामने खड़ा है। और दूसरी तरफ रोहन है जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी पहली और आखिरी चॉइस मानते हुए तुम्हारी जिद और खुशी के आगे इस कदर झुक गया है
कि मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम्हारी पसंद से तुम्हें मिलाने के लिए जयमाला और पंडित को साथ लेकर मंदिर में तुम्हारा इंतजार करने को भी तैयार हो जाएगा। ये सब आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो पापा? लवण्या के कहने पर मेरे दोस्त शंकर ने तुम्हारे और रोहन के रिश्ते की बात कई बार छेड़ी थी बेटा, पर मैं कोई निर्णय नहीं ले पाया था। लवण्या जब तब बताती रहती थी कि रोहन की तरफ से हाँ ही समझो पापा, पर तुमसे हम कोई बात नहीं कर पाए थे इस बारे में। तो पापा आपके कहने का मतलब है कि मेरे कहने का यही मतलब है कि अब फैसला तुम्हारा है शरण्या। एक बार फिर ठीक से सोच लो। शरण्या के पास अब सोचने के लिए कहाँ कुछ बचा था। लवण्या से बात करके पहले ही उसकी आंखों के आगे छाई हुई उलझन रूपी धुंध काफी हद तक छट चुकी थी और अब अपने पापा की सहमति और इशारा पाते ही वो तो दीन दुनिया की फिक्र को दरकिनार करके मंदिर की ओर नंगे पांव भागती चली गई। कितनी बेवकूफ थी जो आंखों के सामने हो रही बातों को भी नजरअंदाज करती रही और दिल में उठ रहे ख्यालों को भी। मगर अब सब साफ था। इस समय तो उसकी आंखों के आगे सिर्फ रोहन का चेहरा घूम रहा था। उसकी वो सारी कोशिशें घूम रही थी जो उसने अर्जुन और उसे करीब लाने के लिए की थी। उसका वो मंदिर की सीढ़ियों से शरण्या को गोद में उठाकर नीचे तक लाना और फिर शरारत में धम से पटक देना, उसका शरण्या की नाक को डोरवेल की तरह जब तक बजा देना, सबकी नजर बचाकर उसका वो चोरी चोरी देखना और अपने कैमरे में ढेर सारी तस्वीरें खींचना, देर तक उसके साथ नदी में पैर डाले बैठे रहना, तो कभी खेतों की मेड़ों पर चलते चलते अचानक पैर फिसलने पर उसका वो हाथ थाम लेना। इतने कम समय में कितनी ढेर सारी मीठी यादें इकट्ठी हो गई थीं उसके पास रोहन की। शरण्या यही सब सोचते सोचते मंदिर की ओर भाग रही थी, कभी अपने पागलपन पर हंसते हुए, कभी रोहन को अनजाने में दी हुई तकलीफों को सोचकर रोते हुए। उसका मन हो रहा था कि वो वहीं से चिल्लाए, रोहन। शरण्या जब मंदिर पहुंची तो वहां शंखनाद की ध्वनि गूंज रही थी। उसने एक बार पहाड़ी पर बने मंदिर की ओर जाती हुई अनगिनत सीढ़ियों को देखा और फिर अपने खूबसूरत सफेद लहंगे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर जरा ऊंचा उठाते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगी। आज उसे सीढ़ियां चढ़ने की जल्दी इतनी ज्यादा थी कि ऐसा लग रहा था कि एकाएक सीढ़ियों की संख्या दोगुनी हो गई है। हाँफते हाँफते मंदिर की प्रतिमा के ठीक सामने पहुंचकर अब की बार वो जोर से चिल्लाई, रोहन। रोहन ने चौंक कर शरण्या को देखा और उसे इस हालत में अपने सामने खड़ा देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए उसने अपनी आंख के इशारे से पूछा, क्या हुआ? और उसे अकेले वहां खड़ा हुआ देखकर अगला प्रश्न जाहिर है अर्जुन की अनुपस्थिति को लेकर था, क्योंकि इस समय तो वो लोग भविष्य में होने वाली इनकी शादी की प्लानिंग करने वाले थे। पर जवाब देने के बजाय शरण्या सिर्फ हाँफते हाँफते उसे ही देखती जा रही थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रोहन अभी भी असमंजस की स्थिति में खड़ा था। उसने फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए पूछा, क्या शरण्या, क्या नहीं बताया मैंने तुम्हें? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं बताया कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो? क्यों नहीं बताया कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र, इतनी चिंता क्यों थी? क्यों नहीं बताया कि तुम्हें तकलीफ होती होगी मुझे अर्जुन के साथ देखकर? क्यों कुछ भी नहीं बताया? क्यों नहीं बताया रोहन? इस समय तक शरण्या की रुलाई फूट चुकी थी। वो अपनी भीगी आंखों पर हाथ रखते हुए लगभग जमीन पर बैठ चुकी थी। रोहन हैरान था अचानक हुई इस बात का। उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। उसने शरण्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से उठाया और बीच रास्ते से एक और खींचते हुए सीढ़ियों पर बिठा दिया। शरण्या, क्या हो गया तुम्हें अचानक? और फिर मेरे बताने से क्या फर्क पड़ने वाला था? मैं तो तुम्हें तब से प्यार कर बैठा था जब मैंने तुम्हारी तस्वीर लावण्या के पास देखी थी। तब से पसंद करता था। जब निक्की मुझे तुम्हारी और अपनी मस्ती और नोकझोंक भरी बातें कई कई बार बताया करती थी, तब से प्यार कर बैठा था। जब मेरे पापा ने तुम्हारे पापा को हमारा रिश्ता तय करने का सुझाव दिया था, ये सभी बातें आज पहली बार किसी पहेली की तरह आ रही थीं शरण्या के सामने, और इनके खुलने पर जैसे एक एक करके उसकी हर उलझन खत्म होती चली जा रही थी। पर जब मैं यहाँ आया तो पहले ही दिन तुमने अर्जुन के बारे में बताकर मेरी सारी गलतफहमी दूर कर दी थी। किया था ना तुमने ऐसा ही? फिर क्या कहता मैं तुमसे? बताओ मुझे। इस समय रोहन किसी बड़े बुजुर्ग की तरह बात कर रहा था जो किसी ऐसे बच्चे को समझा रहा हो जिसने बार बार समझाने के बाद भी कुल्हाड़ी अपने पैर पर मार ली हो और अब पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ नजरें मिलाने को भी तैयार ना हो। और यकीनन वो नासमझ बच्चा इस समय सारण्या ही थी।
खैर जो हुआ सो हुआ, अब तुमने क्या सोचा है ये बताओ मुझे। इतना तो तय है तुम्हारी जिंदगी में वही होगा जो तुम चाहोगी। अपनी खुशियों को लेकर शरण्या इस समय रोहन के चेहरे पर दृढ़ इच्छा शक्ति का जो भाव देख रही थी वो उसने खुद के लिए आज तक किसी के चेहरे पर नहीं देखा था। वैसे एक बात नोटिस की तुमने, आज अपनी लाइफ में थोड़ा सा तड़का और मसाला तो ऐड कर चुकी हो तुम। देखो जरा खुद को, लहंगा पहने नंगे पैरों कैसे दौड़ती चली आई हो तुम। इतनी सारी सीढ़ियां, इस ऊंचे मंदिर की, यही तो सपना था ना कब से तुम्हारा। हाँ ये जरूर है कि घर वाले तुम्हें कमरे में बंद नहीं करेंगे या रस्मों की दुहाई नहीं देंगे। रोहन उसकी आंखों में झांकता हुआ इस समय किसी ऐसे शरारती बच्चे सा मुस्कुरा रहा था जिसने उसके मन की स्थिति और चोरी भांप ली थी। सच में यही तो था उसका सपना। यूं ही तो भागते चले आना था उसे, लोक लाज छोड़कर किसी के लिए, शायद इसी के लिए। अब तो बस देर थी तो सामने खड़े इस प्यारे से हीरो के गले में माला डालने की। इस सब के साथ एक समस्या और भी तो थी कि अम्मा गायत्री, नाना जी वगैरह सबको ये बात बताई कैसे जाएगी कि शरण्या की लाइफ का हीरो बदल गया है। कब, क्यों, कैसे अर्जुन से रोहन हो गया। पर रोहन हम सबको कैसे बताएंगे अपने बारे में ये सारी बातें। कौन सब, किसको बताना है कुछ भी। तुम अभी तक नहीं समझी कि तुम्हारे अलावा ये बात सबको पता है शरण्या, कि तुम मुझे पसंद करती हो, मेरी परवाह करती हो। सबको पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वैसे नाना जी ने तो मुझे तुम्हें प्रपोज करने का सुझाव उसी दिन दे दिया था जब मैं उनके साथ कुश्ती के मैदान में था और तुम ट्यूबवेल पर बच्चों के साथ बैठी बातें कर रही थी। उस समय तो वो मुझे तुम्हारी फ्रेंड के भाई के तौर पर ही जानते थे सिर्फ। रागिनी ने भी मुझे उस दिन टोक दिया था जब पिकनिक में अंताक्षरी खेलते हुए मैं गाना गाते हुए तुम्हें देख रहा था और तुम्हें देखते हुए गाना गा रहा था। स्तब्ध थी शरण्या अपनी नासमझी, नादानी और बेवकूफी पर। सबको पता था, गायत्री समझ गई थी, लवण्या जानती थी, अप्पा समझते थे, नाना जी भी भाप गए थे, यहाँ तक कि रागिनी भी समझ गई थी। यहाँ आते ही रह गई तो बस एक बेवकूफ शरण्या, अपने ही मन की चाहत से अनजान, अपने ही ख्यालों की धुरी से बेखबर। हद ही है। चिंता मत करो, मेरी नानी, मम्मी और तुम्हारी मम्मी भी जानती हैं, समझती हैं सब कुछ। इसलिए हमें कुछ भी करने की, कहने की, सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस तुम अपना मन बताओ। हालांकि अब कुछ पूछने बताने की जरूरत रही तो नहीं थी, फिर भी रोहन का पूछना तो बनता ही था। अरे बताओ भी, फिर घर चलकर सबको फॉर्मेलिटी के लिए ही सही बताना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, तुम्हें अगर ज्यादा ही शर्म आ रही है तो तुम जरा सी नजर झुकाकर या सिर को हाँ में हिलाकर भी बता सकती हो मुझे। शरण्या अब खुलकर मुस्कुरा रही थी। नहीं, मुझे तुम्हारे सामने कोई झिझक, कोई शर्म महसूस नहीं होती रोहन, इसलिए मैं खुलकर बोल सकती हूँ कि मैं गलत थी हमेशा से। अर्जुन से दोस्ती को सबके सामने हमेशा प्यार का नाम देती रही, इसलिए तुमसे प्यार हो जाने पर भी मजबूरी में उसे दोस्ती का नाम देना पड़ा। दोस्ती और प्यार के बीच जो एक बारीक सा अंतर होता है उसे मैं महसूस नहीं कर पाई कभी और उसमें उलझ कर रह गई। लेकिन अब मेरी जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ गई हैं रोहन। मेरी बहन ने, मेरे अप्पा ने और तुमने इन उलझी हुई डोरियों को सुलझाने में मेरी मदद की, इसलिए अब मैं ये कहने में जरा भी देर नहीं लगाऊंगी कि मुझे प्यार हो गया है तुमसे और मैं जल्द से जल्द तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और हाँ, ये बात मैं घर वालों के सामने भी कह सकती हूँ। तो चलो चलें घर। तुम जल्दबाजी में फोन नहीं लाई अपना, शायद इसीलिए सब मुझे ही कॉल किए जा रहे हैं। उन्हें चिंता हो रही होगी। रोहन का हाथ पकड़े अब शरण्या उन्हीं सीढ़ियों से बड़ी धीरे धीरे नजाकत से उतर रही थी जिनमें कुछ देर पहले धड़ धड़ करती हुई रोहन के पास ऊपर मंदिर में पहुंची थी। मन की सारी गांठें खुलने और उलझनों के सुलझ जाने से उन दोनों के चेहरे पर बहुत ही सहज भाव दमक रहे थे। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।